गाइस मैं एक न्यू मांगा के साथ हाजिर हूँ। तो मांगा का नाम है माय डिसाइपल आर हेवनली मास्टर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है मेरा नाम हाओ शाओ है। मेरा सपना है कि मैं एक यूजलेस पर्सन बनूं जो अपनी मौत का इंतजार करे और अपनी सारी लाइफ एक ही जगह जो वो पड़ा रहे। लेकिन अनएक्सपेक्टली मैं क्रॉस ओवर करता हूँ एक ऐसी दुनिया जो एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से जलता है। और यहाँ पर आए मुझे अब 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पर सिस्टम भी था और यहाँ पर चीट भी था। ओरिजिनल होस्ट के घर पर एक्चुअल में यहाँ पर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था। यहाँ पर चीट भी था। हम देखते हैं उसके बैग पर डिमस विंग्स निकल जाते हैं और वो कहता है आखिर ये जो वो क्या है, क्या ये वेस्टर्न चीज नहीं है। और आगे बताता है लेकिन मेरे अंदर एक चीज की जो वो कमी थी वो मोटिवेशन की थी। और उसके बाद वो कहता है इमोर्टलिटी को कल्टिवेट करना सच में थकाने वाला है। मैं ऐसा जब नहीं करना चाहता लेकिन इसे इस तरीके से खींचने से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। मुझे यकीन है कि हेवन इस तरह की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने के लिए मुझे जब वो पनिश करेगा। और इसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि आखिर हेवनली गॉड्स उसे किस तरीके से पनिश करेंगे। हेवनली गॉड यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में और कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में मुझे कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगा। तुम्हें पता भी है कितने सारे लोग इसके एडवांटेज लेना चाहते हैं लेकिन वो जो वो नहीं ले सकते। इसके बाद हाओ शाओ कहता है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं पहले 10 पुशअप मारूंगा अपनी मोटिवेशन को रिगेन करने के लिए। लेकिन वो जैसे ही पहला पुशअप मारता बेचारा काफी ज्यादा थक जाता और कहता है भूल जाओ मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। और इसके बाद वो समझ जाता है कि इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करना उसकी बस की बात नहीं है। इसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन लाइफ को गुड बाय करते हुए कहता है फायरमैन गुड बाय। मैं आशा करता हूँ कि हेवन में यहाँ पर कोई भी लेजीनेस ना हो। और आगे बताता है मैंने सोचा था मेरे जैसे यूजलेस पर्सन के लिए ये लाइफ डेफिनेटली ऐसी होगी लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लेजी बनने के अलावा मेरे अंदर एक और चीज की कमी है। सिस्टम से नोटिफिकेशन दिखाता है कि टास्क को कंप्लीट करने में केवल 100 डेज रह गए हैं। अगर टास्क फेल होता है तो होस्ट को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इसके बाद हर्षो कहता है वो ये कि मुझे मौत से काफी ज्यादा डर लगता है। क्या टाइम एलिमिनेशन यू डम सिस्टम। तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट भी है। मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ। और ऐसा कह के वो भागना जब शुरू कर देता है और बाद में हमेशा कहता रहता है मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ मैं मरने वाला हूँ। और इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है और हमारा हाओ शाओ यूतियान माउंटेन के एक मामूली सी केव में पहुंच जाता है और कहता है फाइनली मैं आ गया। हाय रे मेरी बूढ़ी कमर। और अपने मन में सामने देखते हुए कहता है टास्क का ऑब्जेक्टिव जरूर ये स्पीड को जब एक्टिवेट करने का होगा। डैम मैंने पूरे 3 महीने जब ट्रेवल किया केवल इस स्टूपिड सी बॉल के लिए। इसके बाद वो जैसे ही उस बीट को टच करता है वो बीट जो वो एक्टिवेट हो जाती है और काफी तेज जो वो रोशनी निकलती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने सक्सेसफुली इनिटियल बीट को जब एक्टिवेट कर दिया। चलो मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो कि आखिर हेवनली पैलेस की सिचुएशन जो वो क्या है। हाओ शाओ कहता है हेवनली पैलेस। इसके बाद सिस्टम बताता है हेवनली पैलेस जेड एम्परर के एरा में जो वो एग्जिस्ट करता है। इस एरा को हेवनली पैलेस की हिस्ट्री में गोल्डन एज भी जो वो कहा जाता है। यहाँ पर 12 मार्शल आर्ट पीक्स थे। तुम इनमें से किसी को भी जो वो उठा लो और हेवनली पैलेस के पीरियड में किसी भी लीडर को उठा लो ये उन्हें काफी इजली जो वो हरा सकते हैं। ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि इसके बावजूद भी पूरा हेवनली पैलेस से जेड कैलेंडर के ईयर 1473 में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और ये 12 मार्शल आर्ट पीक से बैटल में मारे गए। इसके पीछे के मास्टरमाइंड 9 मिस्टीरियस लोगों का ग्रुप था जो वेस्ट से अचानक से अपीयर हो गए। वो खुद को ब्लैक फ्लेम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और तुम होस्ट इस वक्त तुम हेवनली पैलेस के डिस्ट्रॉय होने से 7 साल पहले हो। तुम्हारा टास्क है इन 12 मार्शल आर्ट पिक्स के पोटेंशियल को इनहेंस करना जिससे कि ये लोग खुद को और भी इम्प्रूव कर सके और खुद को सरपास करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सके जिससे कि 700 साल बाद ये लोगों को बचा पाएंगे। और उसके बाद सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट तुमने जो वो टास्क को कंप्लीट कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ग्रेट सेज कार्ड दिया जा रहा। हाओ शाओ कहता है ग्रेट सेज कार्ड। इसके बाद सिस्टम बताता है अगर तुम इस कार्ड को एक्टिवेट करते हो तो होस्ट तुम्हें टेम्परेरी तौर पर फाइटिंग बुद्धा की पी के स्ट्रेंथ जो वो मिलेगी। साथ ही हम देखते हैं उसका सेकंड मेन मिशन भी जो वो एक्टिवेट हो जाता है। मिशन के अंदर उसे फ्लावर फ्रूट माउंटेन में जाकर रूकी मंकी किंग को ढूंढना होता है और उसके पोटेंशियल को 30% से इंक्रीज करना होता है। हाओ शाओ ये सब जो वीडियो को अंदर देख रहा होता है जहाँ पर मंकी किंग काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। हाओ शाओ पूरे गुस्से में कहता है तुम इसे रुकी स्टेज कहते हो तुम डम सिस्टम। क्या यहाँ पर आधा मैप वीडियो देखने के लिए मुझे भागना जो वो जरूरी था जब तुम इसे डायरेक्टली सिस्टम में जब वो डिस्प्ले कर सकते तो। मुझे अब सीरियसली डाउट हो रहा है तुम पे कि तुम मुझसे जानबूझकर जाओ पंगा ले रहे हो।
क्या तुम जानते भी हो कि आखिर मैंने इन 3 महीनों में कितना मुश्किल से जो है वो सरवाइव किया? तुम मुझे जो वो मार रहे हो बास्टेड कहीं के। और वो सिस्टम को यहाँ पर काफी ज्यादा जो वो मारता है, वह सिस्टम यहाँ पर खुद को रिस्टोर कर लेता है। हवशो कहता है थैंक्सफुली पहले मिशन को करने में 3 महीने का टाइम लगा, तो ये प्रोबेबली दूसरा मिशन उससे ज्यादा अलग नहीं होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिस्टम मुझे इस मिशन को इमीडिएटली करने के लिए कहे। और गाइस यहाँ पर हमारा हाउस और सिस्टम की तरफ बिल्कुल भी जो वो नहीं देख रहा होता है, लेकिन जैसे वो सिस्टम की तरफ देखता है तो उसे 3 दिन के अंदर इस मिशन को जो वो कंप्लीट करना होता है। हाउस पूरे गुस्से में कहता है डैम सिस्टम, तुम जानबूझकर मुझे जो वो टारगेट कर रहे हो। सही कहा ना बास्टेड, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और ऐसे कह के वो फिर से जब वो भागना शुरू कर देता है और फ्लावर माउंटेन की तरफ जब वो भागने लगता है। सीधा सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फ्लावर माउंटेन के आउटसाइड के एरिया को देखते हैं, जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स होते हैं। हाँ सब वही पर कहता है मोटर्स, चलो नाइसली बात करते हैं, वोलेंस का इस्तेमाल करना सही जो वो नहीं है। हम देखते हैं वो कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा जो वो पावरफुल होते हैं। हाँ सो बेचारा एक मामूली सा मॉडल होता है। वो कल्टीवेटर कहता है आखिर तुम्हारे जैसा एक मॉडल इस तरह के बीस्ट माउंटेन में जब वो क्या करा। और हमें बताया जाता है ये 3 मेजर सेक्ट में से एक का सेक्ट मास्टर है और इसकी कल्टीवेशन लेट स्टेज ऑफ यानयिन है। यानयिन कल्टीवेशन का एक स्टेज है। हर्षो कहता मैं एक्सीडेंटली यहाँ पर हर उसको पिक कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि इमोटल्स मुझे जब वो माफ कर दें। और अपने मन में कहता मैं कितना ज्यादा अनलकी, अभी तक मैं मंकी किंग से मिला भी नहीं और इन लोगों ने मुझे जब वो ढूंढ लिया। उनके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा कि ये लोग जब वो कोई अच्छे पर्सन है। तो उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे जैसे कम मामूली से मॉडल की हिम्मत कैसे हुई बीस्ट माउंटेन में जब वो आने की। हर्षो कहता हाँ हाँ मैं जो वो चाहता हूँ आप जो वो सही है। लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। कैसे रहेगा कि हम तुम्हारे सारे ब्लड एसेंस को निकाल के की पिल में जब रिफाइन कर दे। इस तरीके से हम और भी ज्यादा मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सुनते हैं हाउसो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता क्या मेरे सारे ब्लड एसेंस को जब निकालना? आपके कपड़े को देखकर नहीं लग रहा कि आप सभी डिमोनिक कल्टीवेटर हैं, तो आगे आप सभी ऐसा जब कैसे कर सकते हैं? क्या यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी रूल जो वो नहीं है कि कल्टीवेटर से आम लोगों को नुकसान जो वो नहीं पहुंचा सकते? ये सुनने के बाद वो सभी जब वो पहले तो शांति रहते हैं और उसके बाद हंसने लगते हैं और कहते हैं लिटिल ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा नौसिखी हो और क्यूट हो। आखिर किस तरह के रूल्स के बारे में तुम बकवास जवाब कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग वीक का शिकार करता है। कल्टीवेशन दुनिया में केवल यही एक जबर रूल है। और सब बेचारा डर के मारे वहीं पर गिर जाता है और कहता नहीं मेरे पास जब मत आना, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। और इसके बाद अपने मन में अपने कार्ड को निकालते हुए कहता डैम इट, मुझे सेज कार्ड का भी इस्तेमाल करना होगा। मैं मंकी किंग से एनकाउंटर के बाद में जब कोई दूसरा रास्ता निकाल दूंगा। इसके बाद वो हेवेली सेज कार्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर जो वो आने लगती है। और अपने मन में कहता है मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी में एंडलेस पावर जो वो आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं जब एक्सप्लोड हो जाऊंगा। और वहीं पर सेक्ट मास्टर कहते हैं क्या आखिर ये जब वो क्या चला इस बच्चे की औरा? तो हर्षो अपने मन में कहता है बढ़िया, ताकतवर होना सच में जब वो बढ़िया लगता है। क्या तुम सभी मरने के लिए रेडी हो? तुमने कहा ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। आज मैं हर्षो तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन अगले पर उसकी सारी औरा जब वो तुरंत ही डिसअपियर हो जाती है। हर्षो अपने मन में कहता क्या चल रहा है अचानक से? ये कुछ ज्यादा जल्दी जब वो खत्म नहीं हो गया क्या? सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने ग्रेट सेज कार्ड को एक्टिवेट किया है। तुम्हारा ग्रेट सेज बिल 10 मिनट पर बैटलफील्ड पर जब वो आ जाएगा। हर्षो अपने मन में कहता है 10 मिनट? डैम सिस्टम, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर कोई जब टाइम लिमिट भी है? ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन हर्षो की गर्दन पकड़ लेता है। हर्षो अपने मन में कहता मैं मरने वाला हूँ, मैं इस बार सच में मरने वाला हूँ। वो ओल्ड मैन कहता है बताओ मुझे कि आखिर ये और अभी जब वो क्या थी? कि तुम्हें पीछे से कोई कहता है हे तो बिना फर के आदमी। और हम देखते एक काफी बड़ा ड्रैगन जो वो एक लंबी सी रोड मारता है। वहीं पर ड्रैगन के नीचे एक आदमी होता है और वो कहता है तुम जब वो क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और हमें बताया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि द मंकी किंग सन वुकोंग होता है, जिसे ढूंढने के लिए हर्षो यहाँ पर जब वो आया है। मंकी किंग सन वुकोंग कहता है वो लोग तुम ही हो ना जो छिपकर मेरे मंकी डिसेंडेंट को हंट कर रहे हैं? क्या मैंने सही नहीं कहा? सेक्ट मास्टर अपने मन में कहते हैं होली शिट, ह्यूमन किंग लेवल, आखिर ये इस तरह की जगह पर अचानक से अपीयर जब वो कैसे हो सकता है? केवल कुछ इसके सबॉर्डिनेट मरने से ये इस तरीके से तो अपीयर नहीं हो सकता। मैं केवल कुछ मजा करने के लिए बाहर आया था।
डैम इट, ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है एंसेस्टर को बुलाने के लिए। और उसके बाद वो अपने एक स्पेल को जो वो चार्ज करने लगता है और कहता है तुम सभी जो वो किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे लिए कुछ जो वो टाइम निकालो, ये एक हाई लेवल का स्पेल है, इसे कास्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। वो सारे डिसाइपल कहते हैं सेक्ट मास्टर क्या आप जो वो जानते हैं कि आखिर आप जो वो क्या करें, ये डिमन किंग है, हम लोग लो लेवल के स्पेल के लिए भी टाइम जो वो नहीं निकाल सकते। वो लड़की कहती है ये खत्म हुआ, हम लोग मरने वाले हैं यहाँ पर, मैंने तो अभी तक अपने लिए एक आदमी भी नहीं ढूंढा है। सेक्ट मास्टर कहता है आखिर तुम लोग कैसी बकवास कर रहे हो, एक बार अगर मैंने अपने ट्रेजर को चार्ज फुल्ली कर लिया, यहाँ तक कि डिमन किंग भी इससे जो वो नहीं बच सकता। डिमन किंग मतलब कि हमारा मंकी किंग कहता है ओह ऐसा क्या, तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो यंग मैन, ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो वो वेट करूंगा, चिंता जो वो मत करो, अपने इस स्पेल को प्रिपेयर करने में और भी ज्यादा एफर्ट लगाओ, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो वो सारे डिसेबल काफी ज्यादा डरने लगते हैं। वहीं पर हमारा हाउस अपने मन में कहता हाँ बस थोड़ा सा जो वो, और हम देखते हैं उसके ग्रेट सेज बिल आने में केवल 8 मिनट जो वो रह जाते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं बढ़िया एरोगेंट बंदर, ये तुमने खुद ही जब कहा है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे डिसेंडेंट के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो तो कोई भी ट्रिक जब इस्तेमाल मत करना। 5 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते वो स्पेल लगभग जब चार्ज हो जाता है। मंकी किंग कहता है क्या ये फाइनली जब खत्म हुआ, मैं मुश्किल से ही खुद को अब जब रोक पा रहा हूँ। और उसके बाद वो एक हल्की सी स्माइल करता है। वहीं पर हम देखते हैं वो स्पेल पूरी तरीके से फुली चार्ज हो जाता है। सेक्ट मास्टर हंसते हुए कहते हैं बेवकूफ बंदर, आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो, जैसे कि कोई नोवेल का विलन हो। क्या तुम जानते भी हो कि ये एक रियल इमोर्टल वेपन है जिसे कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे दिया है, बस इसका एक ही डाउनफॉल है कि इसे कास्ट करने में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है। उसका डिसेबल कहता है इमोर्टल वेपन, क्या यह हेवनली पैलेस के डिवाइन वेपन में से एक है। साथ वाली लड़की कहती है मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की चीज वो पहले नहीं देखी, अगर ऐसी बात है तो भले ये डिमन किंग क्यों ना हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब इससे नहीं बच पाएगा। सेक्ट मास्टर कहते हैं स्टूपिड बंदर, अब मैं तुम्हें अगली लाइफ में जब मिलूंगा। और उसके बाद वो अपने स्पेल की पावर को रिलीज करते हैं। वो सारी पावर हम देखते हैं डिमन किंग की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब कि सन वुकोंग की तरफ बढ़ने लगती है। हम देखते हैं उस स्पेल से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिससे कि कोई भी डिसाइपल, यहाँ तक कि मंकी किंग के डिसेंडेंट भी उसे जो सह नहीं पा रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं स्टूपिड बंदर अब मरो। हम देखते हैं वो सारा स्पेल की पावर हमारे मंकी किंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन मंकी किंग एक हल्के से स्माइल करता है और वहां पर एक बूम धमाका होता है। सेक्ट मास्टर हंसते हुए कहता है अब तक तो तुम स्टूपिड बंदर पूरी तरीके से राख बन गए होगे, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मैंने अपने इमोर्टल वेपन को ट्रिगर कर दिया तो श्योर तुम जो मारे जाओगे बेवकूफ बंदर। तभी मंकी किंग कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा जो नहीं लगता। सेक्ट मास्टर पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है। हम देखते हैं मंकी किंग अपने साइज को बढ़ा लेता है और एक लंबी सी रोर मारता है। सेक्ट मास्टर कहते हैं ये जो वो क्या है, इस स्पेल से इसे कुछ भी नहीं हुआ बल्कि इसका साइज जो वो बढ़ गया। मंकी किंग कहता है ध्यान से देखो एरोगेंट फूल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल पावर किसे कहते हैं। और उसके बाद वो अपनी एक पंच का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उसके पंच की वाइंड इतनी पावरफुल होती है कि माउंटेन के अंदर जो वो होल बन जाते हैं। ये देखकर तो सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर उनके डिसाइपल कहते हैं क्या एक फिस्ट की वाइंड इतनी ज्यादा पावरफुल कि माउंटेन के अंदर जो वो होल हो गया। मंकी किंग कहता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगे। सेक्ट मास्टर पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ग्रेट मंकी किंग, आप इस दुनिया में अनपैरेलल है, आपका कोई भी सामना नहीं कर सकता, प्लीज मेरी जान को बख्श दो, मुझे यहाँ से जाओ जाने दो। मंकी किंग मतलब कि सन वुकोंग अपने साइज को छोटा कर लेता है कि तभी उसकी नजर हमारे हाउस के ऊपर पड़ती है। मंकी किंग पूरे गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। हाउस भी उसकी तरफ देखता है और बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मिस्टर बिग शॉट, मैं इनके साथ जब नहीं हूँ। और हम देखते हैं उसके ग्रेड से बिल आने में 40 सेकंड जब रह जाते हैं। अपने मन में कहता है होली शिट मिस्टर बिग शॉट, मेरी तरफ इस तरीके से जब मत देखो, मैं बस एक लिटिल सा नोबडी हूँ, आखिर मेरे ऊपर इतना ध्यान जब क्यों दे रहे हो। मंकी किंग कहता है अब मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम मुझे काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहे हो। और उसके बाद वो अपने पंच को रेडी करने लगता है। हाउस कहता है एक मिनट जो रुको, मैं एक्चुअल में यहाँ पर ग्रेट मंकी किंग का अप्रेंटिस बनने के लिए आया हूँ। मंकी किंग कहता है अप्रेंटिस। हाउस कहता है हाँ मास्टर प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। और इसके बाद वो मंकी किंग की काफी ज्यादा चापलूसी करने लगता है। हम देखते हैं उसका ग्रेड साइज बिल आने में 15 सेकंड रह जाते हैं और वो कहता है आज मुझे फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। मास्टर प्लीज अपने इस डिसाइपल को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो मैं और ज्यादा जीना जो वो नहीं चाहता।
और अपने मन में कहता लगभग हो गया, बस थोड़ा सा जब वो और मंकी किंग कहता ओह क्या मैं सच में बाहर इतना ज्यादा फेमस हूँ। हर्षो कहता हाँ बिल्कुल, मैं हेवन की कसम खाकर कह सकता हूँ। हम देखते हैं उसका ग्रेड से बिल आने में 5 सेकंड रह जाते हैं। मंकी किंग सीरियस होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम और भी ज्यादा मरना डिजर्व करते हो। हाउसो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता क्या। उसकी ग्रेड से बिल आने में 2 सेकंड रह जाते हैं। मंकी किंग अपनी पावर को चार्ज करते हुए कहता है क्योंकि तुम ह्यूमन सिंपली मेरी डिसेबल होने के लिए वर्दी नहीं हो। हाउसो काफी ज्यादा डर जाता है कि तभी वहां पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मंकी किंग कहता है ये जो वो क्या हुआ, आखिर वो कहाँ गया, क्या वो बच्चा एक मोटल जो वो नहीं था। इसके बाद वो साइड की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं साइड में एक आदमी खड़ा होता है जिसके अंदर से काफी डेंजरस ऑरा जो वो निकल रही होती है, मतलब कि टेरिफाइंग, काफी पावरफुल। और वो कहता है वो सच में 12 पीक बॉस होना डिजर्व करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ट्रूली टेरिफाइंग है। मंकी किंग अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर जब वो क्या चल रहा, आखिर इस आदमी के अंदर से मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस की फीलिंग सेंस क्यों हो रही है। हम हाउस शॉक को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी जो वो निकल रही होती है। वहीं पर मंकी किंग अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरह की सिमिलरिटी की ऑरा महसूस हो रही है। हाउसो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। सेक्ट मास्टर कहते क्या वो गायब हो गया। हाउसो अचानक से उसके पीछे आकर उसे मारते हुए कहता ओल्ड मैन क्या तुम मुझे अभी ब्लड की में रिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा जो वो मारने लगता है। बेचारे सेक्ट मास्टर यहाँ पर पूरी तरीके से डिफेंस लेस होते हैं और कहते हैं सीनियर मुझे जो वो माफ कर दो, मैं जो वो गलत था, सीनियर प्लीज। मंकी किंग ये सब देख रहा होता है और कहता है ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बस बहुत हुआ, अपना यूजलेस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो, आओ मेरे साथ यहाँ खेलो। और यहाँ पर हमारा मंकी किंग सन वुकोंग भी अपनी पावर को रिलीज करता है। हाउस हाउस की तरफ जो वो देखता है वहीं पर वो ड्रैगन भी हाउस हाउस की तरफ देखता है। तभी पीछे से कोई कहता है तुम बोल्ड इविल मोस्टर। और हम देखते हैं आसमान में एक इमोर्टल एक्चुअल में जो वहां पर आ जाता है। उसे देखने के बाद तो सेक्ट मास्टर कहते इमोर्टल, ये तो एक्चुअल में इमोर्टल है, इमोर्टल प्लीज मुझे जाओ वो बचाइए। और हंसते हुए कहता है हेवनली पैलेस के एक ट्रू इमोर्टल धरती पर आ चुके हैं, तुम मोस्टर पूरी तरीके से डूम हो। और हंसने लगता है। वहीं पर इमोर्टल कहता है बढ़िया कहा तुमने, तुम मास्टर हेवनली पैलेस के सेलेस्टियल बीइंग के सामने खड़े हो, क्या तुम्हें घुटनों का बल नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद मंकी किंग कहता है हेवनली पैलेस, क्या ही मजाक है, जब फ्यूचर में मेरे पास टाइम होगा मैं खुद जाकर वहां उसके टुकड़े कर दूंगा। गोल्डन लाइट बाइंडिंग स्पेल। और इसके बाद वो अपनी बाइंडिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल के ऊपर अटैक कर देता है। इमोर्टल उसे बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और कहता है इग्नोर एंड फॉल, क्या यही तुम जो वो वेस्ट कर सकते हो। देखो इस लेवल की पावर को मैं कितनी ज्यादा आसानी से। और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो गोल्डन लाइट बाइंडिंग स्पेल को तोड़ नहीं पाता है और कहता है इजली, लेकिन फिर से वो उसे तोड़ नहीं पाता। और इसके बाद वो उसे काफी ज्यादा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आजाद नहीं हो पाता और अपने मन में कहता है व्हाट द हेल इज दिस। मैं केवल कुछ साल अकेले में कल्टीवेट कर रहा था और लोअर रेलम के मोस्टर एक्चुअल में इतने पावरफुल जो वो बन गए इतने कम टाइम के अंदर कि तभी हम देखते उसके ऊपर वही काफी बड़ा ड्रैगन जब वो आ जाता है। इमोर्टल अपने मन में कहता बस मैं यहाँ से जाकर कूल बनने की कोशिश कर रहा था, प्लीज मुझे जो वो जाने दो। लेकिन वो ड्रैगन इमोर्टल को खा जाता है। सेक्ट मास्टर के पसीने छूटने लगते और कहते इमोर्टल आप तो इसी तरीके से जब मारेंगे, ओथर क्या तुम कुछ ज्यादा ही जब नहीं कर रहे हो। और हम देखते हैं सेलेस्टियल बीइंग को खाने की वजह से यहाँ पर वो ड्रैगन भी ब्रेक थ्रू करने लगता है। मंकी किंग सन वुकोंग कहता है ओह एक्चुअल में ये ब्रेक थ्रू कर रहा है। सेक्ट मास्टर बेचारे वहां पर बेहोश हो जाते और कहते इमोर्टल आप यहाँ पर इन्हें क्या एक्सपीरियंस पॉइंट देने के लिए आए थे, अब तो मैं पूरी तरीके से गया। हम देखते वो ड्रैगन सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता और उससे उसका साइज भी काफी ज्यादा बदल जाता है, यहाँ तक कि उसका अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। मंकी किंग के डिसेंडेंट कहते ओ माय गॉड ये तो फ्लावर माउंटेन से भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया। वहीं पर ड्रैगन अपने मन में कहता है वाह एक्चुअल में मैं म्यूटेट और इवॉल्व होकर 12 विंग ड्रैगन किंग में बदल गया। ऑसम, ये टाइम ऑसम है, अब मैं इवॉल्व हो गया, यहाँ तक कि वो मंकी भी, मुझे अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। कि तभी हमारा हौशा यहाँ पर अपनी गोल्डन स्टिक को समन करता है जो उस ड्रैगन से काफी ज्यादा जब वो बड़ा होता है। वो ड्रैगन ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं वो गोल्डन स्टिक वहां पर ड्रैगन के ऊपर गिर जाती है जिससे कि यहाँ पर पूरा फ्लावर माउंटेन ही साफ हो जाता है। ऑब्वियसली बात है ड्रैगन भी मारा जाता है। ये देखने के बाद तो मंकी किंग बेचारा पूरी तरीके से सफेद पड़ जाता है। उसके डिसेंडेंट कहते
फ्लावर माउंटेन गायब हो गया। आखिर हम अब रात को सोने वाले कहाँ हैं? हाउसो कहता है, ओह मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। एक्चुअल में ये मेरा पहली बार है कि मैं गोल्डन स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं साइज को आसानी से कंट्रोल जो वो नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। ये देखने के बाद मंकी किंग काफी ज्यादा घबराने लगता और कहता, माय गुडनेस, अगर ये स्टिक नीचे आ गई यहाँ तक कि मैं भी इसे हैंडल जो वो नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किस तरह का हीरो वेपन के ऊपर रिलाई करता है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मुझसे खाली हाथ जो वो फाइट करो। हाउशो कहता है, खाली हाथ? कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर तुम किस में कम्पीट करना चाहोगे? स्ट्रेंथ, स्पीड या फिर इंडोरेंस में? तुम जो वो चुन सकते हो कि तुम जो वो किस में बेस्ट हो। मैं किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा। मंकी किंग कहता है, तुम वेपन की पावर के ऊपर रिलाई करते हो, प्रिटेंड करना जब बंद करो, ठीक है? फिर मैं अपना वीकेस्ट एट्रीब्यूट स्पीड का इस्तेमाल करके तुम्हें जब हराऊंगा। हर्षो कहता है, तुम्हारा वीकेस्ट एट्रीब्यूट स्पीड है, और अपने मन में हंसते हुए कहता है, बेवकूफ बंदर, मैं तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर तुम किस में जब वो अच्छे हो। मंकी किंग कहता है, कॉन्टिनेंट के अंत पर एक पेंगला आइलैंड है, वहां पर एक सुप्रीम इन्फिनिट लोटस है, क्या तुम जानते हो? हर्षो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। मंकी किंग कहता है, बहुत बढ़िया, फिर जो कोई भी उस लोटस का लीव लेकर यहाँ पर आएगा पहले वो जीत जाएगा, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ। और इसके बाद वो काफी स्पीड में वहां से जाने लगता है। साथ ही उसके बाद वो अपने क्लाउड को जब वो समन करता है, उसका क्लाउड वहां पर आ जाता है। उसे पकड़ के मंकी किंग काफी स्पीड में जब वो जाने लगता है और इतनी स्पीड में वहां से जब वो गायब भी हो जाता है। ये देखने के बाद सेक्ट मास्टर और उनके सारे डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक होते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं, पेंगला आइलैंड वो तो यहाँ से मिलियंस माइल दूर है। इसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर हमारा हाउस भी गायब हो चुका होता है, और वो कहता है, हाँ दूसरा मंकी भी जो है यहाँ से जा चुका है। सीन चेंज होता है, पेंगला आइलैंड को दिखाया जाता है। हम देखते हैं मंकी किंग जंप करते हुए नीचे की तरफ आकर गिरता है और कहता है, डैम इट क्लाउड, ये तुमने जानबूझकर जो वो किया है ना? यहाँ पर उसी का क्लाउड उसकी बेइज्जती जो वो कर देता है। मंकी किंग कहता है, मैं जानता हूँ ये तुमने जानबूझकर जो वो किया, बास्टर्ड कहीं के। और इसके बाद उसकी नजर यहाँ पर सुप्रीम इन्फिनिट लोटस के ऊपर पड़ता है, और वो उसे देखते हुए कहता है हंसते हुए, यहाँ पर पूरे के पूरे 28 लोटस लीव है, लग रहा कि मैं जो वो जीत गया। सीन चेंज होता है, कुछ समय के बाद हमें फिर से फ्लावर माउंटेन को दिखाया जाता है। मंकी किंग वहां पर वापस आ जाता है, लेकिन पहले से वहां पर हाउसो खड़ा होता है। हाउसो कहता है, ए बच्चे, लग रहा कि तुम जो वो लेट हो गए, मैं यहाँ पर तुम्हारा जो वो इंतजार कर रहा था। मंकी किंग कहता है, मैं बस किसी कारण की वजह थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअल में मंकी किंग गिरने से जो वो डर रहा था, इसलिए बेचारा खुद ही उड़कर वापस जो वो आया है। और इसके बाद वो कहता है, सोफ करना जो वो बंद करो। फिर क्या हुआ, तुम यहाँ पर जल्दी जो वो आगे, तुम्हारे पास लोटस लीफ जो वो नहीं है, फिर तुम जो वो हारते हो। हाउसो कहता है, ओह तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नहीं है? मंकी किंग हंसते हुए कहता है, वो क्योंकि मैं पूरा का पूरा फ्लावर लोटस ही लेकर जो वो आ चुका हूँ। और वो वहां पर सुप्रीम इन्फिनिट फ्लावर लोटस को निकाल लेता है। ये देखने के बाद सेक्ट मास्टर और बाकी सभी काफी ज्यादा शौक होते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सेक्ट मास्टर कहते हैं, माय गुडनेस, ये तो सच में सुप्रीम इन्फिनिट लोटस फ्लावर है पेंगला आइलैंड का। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने कम समय के अंदर ये बंदर इसे यहाँ पर लेकर वापस भी आ गया। मंकी किंग के सारे डिसेंडेंट मंकी किंग की पावर देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर आप तो सच में जो वो गॉड है। मंकी किंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये जो वो कुछ भी नहीं, ये तो मेरी छोटी सी स्किल का एक छोटा सा हिस्सा है। हाउसो कुछ भी जो वो नहीं कहता, और वो कहता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि मैं लोटस लीव लेकर जो वो नहीं आया। मंकी किंग कहता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स तुम जो वो लेकर नहीं आए, हार जो वो मान लो, हार मान लो। हाउसो कहता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी ये बॉडी कुछ ज्यादा ही जो वो फास्ट होगी। जैसे ही मैंने भागना शुरू किया, इसने तुरंत ही गॉड के अटेंशन को अपनी तरफ जो वो अट्रैक्ट कर लिया। बस सेफ रहने के लिए मैं जो वो रुक गया और लोटस लेने जो वो नहीं गया। मंकी किंग हाउसो को शक की निगाहों से देखने लगता है। यहीं पर बाकी डिसाइपल्स को कुछ भी जब समझ में नहीं आता। मंकी किंग हंसते हुए कहता है, तुम गॉड्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करने की बात करे हो, आखिर तुम बस इतना क्यों नहीं कह देते कि तुम जेड एम्प्रेस से जो वो डरते हो? तुम बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल भी जो वो नहीं किया और तुम जो वो हार गए। मंकी किंग के डिसेंडेंट भी यहाँ पर हाउसो के ऊपर जो वो हंसने लगते हैं। मंकी किंग कहता है, प्रिटेंड करना जब वो बंद करो ओल्ड मैन, चलो अब जल्दी से हार मान लो। हाउसो कहता है, ठीक है, आंखें बंद मत करना और अच्छे से देखना। और उसके बाद वो भागना जब वो शुरू करता है और एक सर्कल में भागने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर एक एनर्जी का टोर्नेडो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। देखते देखते वो टोर्नेडो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि पूरा मोटर रैलम जो वो हिलने लगता है।
ये देखकर सेक्ट मास्टर, बाकी सारे डिसाइपल, यहाँ तक कि मंकी किंग के डिसेंडेंट भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हम देखते हैं एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और काफी सारी डिवाइन आंखें लोअर रेलम में देखने लगती है और ये सारी आंखें यहाँ पर गॉड्स की होती है। मंकी किंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हाउ शाओ भी तुरंत ही रुक जाता है और अपने मन में कहता है क्या अपना बेस्ट करना यहाँ पर जरूरी था। और कैसे यहाँ पर खुद भी जो वो डर रहा होता है और कहता है थैंकफुली यहाँ पर कैंसलमेंट है, मैं इसका फ्यूचर में कैजुअली इस्तेमाल जो वो नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मंकी किंग के पसीने छूटने लगते हैं और यहाँ इस वक्त मंकी किंग को फाइनली एक इमोशन फील होता है जिसे कि उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके बाद उसे रियलाइज होता है ये कुछ और नहीं बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन है। और इसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, सन वुकोंग का पोटेंशियल 5% से इंक्रीज हो गया है, करंट पोटेंशियल 15%। किंग पूरी तरीके से हार चुका होता है और वो कहता है मैं हार गया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट जो वो नहीं करता हूँ। तुम डेफिनेटली अपनी लग्जरियस इक्विपमेंट के ऊपर रिलाई करो, ये एक अनफेयर विक्ट्री है। हर्ष कहता है फिर आखिर इसके बारे में क्या रहेगा कि मैं अपने सारे इक्विपमेंट तुम्हें पहनने के लिए दे दूं। मंकी किंग कहता हाँ। हर्ष कहता है फिर तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, सही कहा ना। मंकी किंग ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है चलो ले आओ, देखो मैं तुम्हें किस तरीके से जो वो पीटता हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और अपने मन में कहता नहीं रुको, और वह शर्माने लगता है और उसके बाद जाते हुए कहता है मैं तुम्हें आज के लिए बख्श रहा हूँ, चलो किसी और दिन फाइट करते हैं बॉयज, चलो चलते हैं। हर्ष उसकी तरफ शक की निगाहों से देखने लगता है। वहीं पर उसके डिसेंडेंट कहते हैं बॉस ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हाँ ये डेफिनेटली इक्विपमेंट का जो वो डिफरेंस था, बिना इक्विपमेंट के साथ वो डेफिनेटली आपका मैच का जो वो नहीं है, आपको हम सभी का बदला जो वो लेना होगा, नहीं तो आखिर आप हमारे एंसेस्टर को ये एक्सप्लेन जो वो कैसे करेंगे। मंकी किंग कहता है ठीक है परेशान करना जो वो बंद करो, मैं समझ गया। और कहता है चलो इक्विपमेंट जो वो ले आओ, मैं साइड में जाकर चेंज करता हूँ। हर्षो को यहाँ पर कुछ जो सस्पिशियस लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग काफी दूर जाकर इक्विपमेंट को चेंज करने लगता है और अपने मन में कहता है जल्दी से चलो चेंज करके बाहर निकलते हैं, अगर तुम पकड़े गए तो ये जब खत्म हो जाएगा। कि तभी हम देखते हैं साइड से हाउशाओ उसके ऊपर जब वो हंस रहा होता है। ये देखने के बाद मंकी किंग कहता ओ नहीं मैं तो गया, और वो पूरे गुस्से में हाउशाओ को गालियां देते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हाउशाओ उससे बचकर बाहर की तरफ भागने लगता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। मंकी किंग सन वुकोंग नोटिस करता है कि वो सभी के सामने जब वो आ चुका है और उसके डिसेंडेंट अजीब सी निगाहों से उसे देख रहे होते हैं। हम देखते हैं मंकी किंग ने अपने बाइसेप्स के ऊपर एक क्यूट सा टैटू बनवा रखा होता है। ये देखने के बाद तो सेक्ट मास्टर और सारे डिसाइपल काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते क्या ये डिमन किंग लेवल का टैटू है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मंकी किंग सन वुकोंग पूरे गुस्से में कहता है अगर तुम लोग जो वो हंस क्यों रहे हो, इसमें फनी जो वो क्या है, क्या एक डिमन किंग टैटू नहीं बनवा सकता, मैं तुम सभी को जो वो मार दूंगा, डैम मैं तुम सभी को मार दूंगा। उसका एक डिसेंडेंट उसे पकड़ते हुए कहता है बॉस शांत हो जाइए, कोई भी आपके ऊपर हंस नहीं रहा, आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। मंकी किंग कुछ ज्यादा ही एम्बेरस हो जाता है और कहता है क्यों क्यों एक माचो मैन क्यूट चीजों को पसंद नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े जो वो चेंज कर लेता है और अपने मन में कहता है इसके बारे में जो वो मत सोचो इसके बारे में, अपना सारा फोकस बैटल के ऊपर करो। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो इक्विपमेंट को पहनता है उसकी ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो जाती है और कहता है हाँ ये डेफिनेटली इक्विपमेंट की जो वो गलती थी, देखो अब मैं तुम्हें जो वो किस तरीके से पीटता हूँ। और काफी स्पीड में हाउशाओ की तरफ जो वो बढ़ने लगता है। हाउशाओ कहता है आखिर मुझे इस पंच को क्या कहना चाहिए, चलो इसे सिर्फ नॉर्मल पंच कहते हैं। इसके बाद वो अपने पंच को रेडी करने लगता है। मंकी किंग कहता है इस तरह के पंच से क्या तुम मुझे जो वो हरा सकते हो, सपने देखना बंद करो। और हम देखते हैं वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से अर्थ का काफी सारा हिस्सा पूरी तरीके से वाइब्रेट कर जाता है। सीन चेंज होता है, हमें काफी ज्यादा दूर एक फ्लावर वैली को दिखाया जाता है। हम देखते हैं हाउशाओ के पंच के पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ तक जब वो आ जाता है और फ्लावर वैली पूरी तरीके से जब वो खत्म हो जाती है। उस पंच के साथ ही मंकी किंग सन वुकोंग को ऐसा लगा जैसे कि उसने सारा सच देख लिया, जैसे कि उसने अपना सब कुछ जब वो खो दिया। हम देखते हैं मंकी किंग वहां पर पूरी तरीके से हार चुका होता है। हर्षो कहता है क्या तुम नहीं समझे, इसे कहते हैं डाओ, ये एक तरह की रेलम की पावर है। मंकी किंग कहता है कैसे, आखिर मैं इसे अचीव जब वो कैसे कर सकता हूँ। हर्षो कहता है तुम्हारी मार्शल आर्ट परफेक्शन के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस है, लेकिन तुमने सच को अनदेखा कर दिया कि ग्रेट डाओ अभी तक कंप्लीट नहीं है। केवल परफेक्शन से गिव अप करके, रीजन और क्योस को एक्सेप्ट करके ही तुम इस डाओ रेलम को पूरी तरीके से अचीव कर सकते हो। उस टाइम पर मार्शल आर्ट ना केवल एक स्किल बल्कि एक आर्ट, एक खुद में रेलम होता है और इसे ही कहते हैं ग्रेट डाओ। मंकी किंग कहता है ग्रेट डाओ कंप्लीट नहीं है,
ग्रेट डाउ कंप्लीट नहीं है, ग्रेट डाउ कंप्लीट नहीं है। और हम देखते हैं मंकी किंग के अंदर के सारे बैरियर जो वो टूट जाते हैं मत, और मंकी किंग को ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर सब कुछ जो वो कोलैप्स हो गया। और जो अगली चीज उसके सामने अपीयर हुई वो एक नया बहुत ही बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे एक ऐसा रास्ता था जिसे कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, एक ब्रांड न्यू पाथ। सिस्टम कहता है होस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली सन वुकोंग का पोटेंशियल 30% से इंक्रीज कर दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको नेजा कार्ड दिया जा रहा है। हाउसो खुश होते हुए अपने मन में कहता है हर मिशन का कंप्लीट करने का रिवॉर्ड पीक करेक्टर कार्ड है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरी सेफ्टी जब पक्की है। कि तभी मंकी किंग कहता है मास्टर आप मेरे बेनिफैक्टर हैं, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। और वो इसके सामने जब वो झुक जाता है, हाउसो कहता है डिसाइपल वेल ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मंकी किंग कहता है हाँ जो कुछ ही मास्टर मैं एग्री करता हूँ। हाउसो कहता है ये काफी ज्यादा सिंपल है, बस तुम आज के बाद से कभी भी क्यूट चीजें और गर्लिश चीजों में शामिल जो वो नहीं होगे। मंकी किंग ये सुनकर पूरा सफेद हो जाता है और कहता किस तरह की ये रिक्वायरमेंट है मास्टर। हाउसो कहता है अगर तुम इसकी कसम खाते हो तो मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगा। वेल अब तुम इसे चुनते हो या फिर नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। मंकी किंग कहता वो मैं मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा जब नहीं कर सकता। मैं भी जानता हूँ कि इस ताकतवर लोगों के पास इस तरह का अजीब प्रेफरेंस जो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसे रजिस्ट नहीं कर सकता, मैं रजिस्ट नहीं कर सकता, मैं जो वो समझ नहीं पा रहा। हाउसो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। हमें क्या पसंद है या फिर नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तक कि इससे किसी को नुकसान जब वो ना पहुंचे। जो कोई भी फ्यूचर में इसके लिए तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा, मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते उसे काफी बुरी बात मारूंगा। आखिर तुम अभी भी वहां पर खड़े क्या करे हो, चलो चलते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी मंकी किंग के डिसेंडेंट कहते हैं मास्टर हम भी आपका डिसाइपल जब बनना चाहते हैं। सेक्ट मास्टर और उनके सारे डिसाइपल कहते हैं प्लीज हम भी मास्टर, प्लीज हमें भी एक्सेप्ट करो। हर्षो कहता है कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग होने से केवल मेरा रिस्क बढ़ेगा। और अपने मन में कहता है भाई देवी इसकी बात करें तो आखिर इस फैंटेसी वर्ल्ड के साथ जगह क्या है। मंकी किंग के फॉलोवर साफ तौर पर वेस्टर्न क्रिएचर हैं और मैजिक फॉर्मेशन देखने से लग रहा, लेकिन लोकल्स को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, जैसे कि वो सभी इसके आदी हो चुके हैं। क्या सिस्टम ने ये नहीं कहा था 700 साल के बाद अचानक से एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अटैक कर देती है, लेकिन आखिर अभी जो वो क्या चल रहा कि तभी सिस्टम अचानक से अपीयर हो जाता है। हाउसो कहता है प्लीज इस तरीके से अचानक से अपीयर मत हो, तुमने मुझे लगभग हार्ट अटैक दे ही दिया था। सिस्टम कहता है मिशन 3 एक्टिवेट हुआ, यंग वेलकरी को ढूंढो और उसके पोटेंशियल को 30% से इंक्रीज करो। हाउसो कहता है पहली फीमेल वेलकरी। सीन चेंज होता है, हम सबको डॉटर कंट्री के पैलेस को दिखाया जाता है। हम देखते हैं पैलेस के अंदर काफी ज्यादा फॉर्मेशन बिछे हुए होते हैं और फॉर्मेशन के अंदर किसी ने एक डिमन को पकड़ रखा होता है। हम देखते हैं वो डिमन काफी ज्यादा रजिस्ट कर रहा होता है और कहता है तुम सच में इस नेशन की रूलर होना डिजर्व करती हो, छोटे छोटे सेक्ट इस लेवल के आसपास भी जब वो नहीं आते। इसके बाद हम देखते हैं डॉटर कंट्री की क्वीन सिलियान को, तो इसे मैं क्वीन कहने वाला हूँ। क्वीन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो कहती है तुम्हें डिफीट करने में पूरे 3 दिन का बैटल जो वो लगा है। डिमन किंग स्ट्रगल और ज्यादा जो वो मत करो, तुम व्यर्थ में रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर तुम हड्डियों के कंकाल बन जाते हो तो भी तुम बच्चों को नहीं पाओगे। एक बार 1000 मशीन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो कोई भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में इसे तोड़ नहीं सकता, मैं इस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ। डिमन किंग कहता है वास्तव में कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन की पहली मास्टर, ये खाली रेपुटेशन जो वो केवल नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने रैलम की पावर को फाइनली मास्टर कर लिया है। क्वीन कहती क्या, कि तभी वो डिमन किंग क्वीन के पैरों के नीचे अपने एक वॉइड को ओपन करता है जिसके अंदर क्वीन जो वो खिंची चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं क्वीन एक वॉइड के अंदर आ जाती है। डिमन किंग कहता है ये जो वो कैसा है, क्या ये अमेजिंग नहीं है, ये मेरी रैलम की पावर है, पावर ऑफ डोमेन। यहाँ पर मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ जो हर चीज के ऊपर रूल करता है और तुम यहाँ पर केवल मेरे द्वारा मैनिपुलेट की जाओगी। हाँ हाँ हाँ, तुम सब कुछ जो वो हारगी, आज के बाद से पूरी डॉटर कंट्री मेरी है और ऑफ कोर्स ये तुम्हारे साथ है मेरी डियरेस्ट क्वीन। सीन चेंज होता है, कुछ दिनों के बाद हमें डॉटर कंट्री के आउटर एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हाउस ऑफ फाइनली डॉटर कंट्री पहुंच चुका होता है और वो कहता है फाइनली हम लोग डॉटर कंट्री आ गए, मैं सच में इस डैम मिशन को नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद हम मंकी किंग सन वुकोंग को देखते हैं। सन वुकोंग कहता है मास्टर क्या ये सच में इसी तरीके से खत्म होने वाला है,
हाशो कहता है, ओह तुम जो वो इम्प्रूव करके क्या, जल्दी से मुझे जो वो दिखाओ। सन वुकोंग कहता है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा जो वो नहीं हो गया मास्टर। हम देखते हैं सन वुकोंग यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट मंकी जो वो बन जाता है और कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा एम्बेरेसिंग नहीं है। हर्षो कहता है, एम्बेरेसिंग क्यों, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। नेचुरली फ्यूचर में तुम इसे जो वो समझ जाओगे। आखिर मैं तुम्हें हार्म जो वो कैसे कर सकता हूँ जब तुम इतने ज्यादा क्यूट हो। और हम देखते हैं कि एक आदमी छिपकर ये सब देख रहा होता है और देखने से लग नहीं रहा होता कि वो कोई अच्छा इंसान है। देखते हैं वो दोनों आदमी सामने आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पर जो वो नए हो, काफी ज्यादा तुम लोग जो वो ट्रेवल कर चुके हो। एक लंबी जर्नी के बाद जरूर तुम्हें कोई रहने की जगह की जरूरत है। सही कहा ना। हमारे पास एक एक्साइटिंग प्रोग्राम है तुम्हारी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करने के लिए, क्या तुम्हें पता है। ये सुनने के बाद हाउशा कुछ सोचने लगता है और कहता है, रहने की जगह, एक्साइटिंग प्रोग्राम, और उसे अर्थ के पब और होटल्स जो वो याद आने लगते हैं। और उसके बाद वो अपने आप से कहता है, आखिर तुम अर्थ की किस तरह की बकवास जो वो सोच रहे हो। इस तरह की गंदी सोच इस प्योर कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो वो मत लाओ। हे हाशो अपने मन में कहता, हाँ हाँ ये दूसरी दुनिया ऐसे नामुमकिन है, ये जरूर जो वो मेरी गलत। वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है वो सारी के सारी खूबसूरत यंग लेडीज हैं। हाशो ये सुन के तुरंत ही भागने लगता और कहता, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अभी भी अंडर एज हूँ, मेरी एज जो वो नहीं हुई है। वो आदमी कहते हैं, सच कहूँ डियर गेस्ट, हमारे बॉस ने ऑलरेडी डॉटर कंट्री पे पूरा कंट्रोल अपना कर लिया है। पूरी सिटी में सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए है, जैसा चाहो तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। हर्षो कहता है, कंट्रोल कर लिया है। वो आदमी कहता है, मुझ पर विश्वास मत करो, लो खुद ही से जो वो देख लो। और उसके बाद वो अपने पास से एक बीट निकालता है जिसके अंदर से वो काफी सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जो देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो आदमी कहता है, ये सारी डॉटर कंट्री की खूबसूरत औरतें हैं। कैसा है ये, क्या एक्साइटिंग इनफ नहीं है। हाउशो ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आदमी कहता है, अगर इतना तुम्हारे लिए थ्रिलिंग काफी नहीं है तो हमारे पास और भी एक्साइटिंग प्रोग्राम है। और वो एक लड़की की फोटो दिखाता है जिसमें वो लड़की जब रजिस्टर करने की कोशिश कर रही होती है। वो आदमी कहता है, क्या इतना भी जो वो काफी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते अगर तुम उन्हें इमेजिन कर सकते हो। और वो और भी काफी सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है जहाँ पर लड़कियां रजिस्टर करने की कोशिश कर रही होती हैं। मंकी किंग सन वुकोंग कहता है, तुम डैम बास्टर्ड, और उसे काफी खींच के एक पंच मारता है। वो आदमी कहता है, तुम जो वो क्या करने का प्लान कर रहे हो। वो कौन कहता है, मैं क्या करने का प्लान कर रहा हूँ बास्टर्ड, ऑफ कोर्स जस्टिस करने का। और उसे जब वो मारने लगता है, हैंग शाओ कहता है, रुक जाओ। वो कौन कहता है, मास्टर। हाउशो कहता है, ट्रेवल के लिए माफ करना मेरा डिसाइपल इग्नोरेंट है, अब हम लोग जब वो जा रहे हैं। और इसके बाद वो वुकोंग को लेकर वहां से जब वो भाग जाता है। वहीं पर दूसरा आदमी कहता है, क्या उन्हें ऐसे ही जब वो जाने देने वाले हैं। पहले वाला आदमी कहता है, उन्हें जाने दो, इस तरह का कायर पर्सन वो हो ही नहीं सकता जिसे हम जो वो ढूंढ रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हाउशो वुकोंग को लेकर दूसरी लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर वुकोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हाउशो कहता है, क्या तुम जब गुस्से में हो। वुकोंग कहता है, नहीं। हाउशो कहता है, अगर जो वो कह रहा वो सच है कि उनके बॉस ने डॉटर कंट्री पर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग इस तरह के कस्टमर को ढूंढने के लिए सड़क पर इस तरीके से भटकेंगे जब उनके पास इतनी ज्यादा पावर है। मुझे लग रहा है कि वो लोग एक छोटे से एरिया में इंफॉर्मेशन को फैला रहे और वेट करे कि कोई उनके चारे को ले। वुकोंग अपने मन में कहता, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। हाउशो कहता है, डॉटर कंट्री जरूर इन लोगों के लिए केवल एक लुभाने की चीज जैसी है, उनका जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लान है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, मैं पूरी तरीके से इन स्कैम्स को एलिमिनेट करूंगा, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। वो कोंग तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है और कहता है, मास्टर मैं जो वो गलत था, मैं आपका डिसाइपल, गलती से सोचा कि आप जो वो कायर है जो ट्रेवल से जब वो भाग रहे, यहाँ तक कि मैंने इमेजिन किया था कि आपकी प्रीवियस स्ट्रेंथ जो आपने मुझे दिखाई थी वो केवल एक इल्यूजन था, मैं पनिशमेंट को डिजर्व करता हूँ। हाँ सो बेचारे ये सुन के कुछ भी जो वो नहीं कह पाता। इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर मैं इस तरह का पर्सन जो वो कैसे हो सकता हूँ। सही कहा ना। बल्कि एक्चुअल में हमारा हाउस वहां से डर के भागा हुआ था क्योंकि इसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है, ऑल राइट, चलो और ज्यादा अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग छिपकर सिटी के अंदर जाएंगे और जब उनका गार्ड डाउन होगा तो हम उन्हें जब वो पकड़ लेंगे। वो कौन कहता है, मास्टर मैं आपके लीड को फॉलो करूंगा। कि तभी हम पीछे एक लड़की को देखते पेड़ पे खड़ी होती है और वो कहती है, हे तुम दोनों वहां पर। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो यंग वेलकरी कहती है, तुम्हारे कैंपेनियन ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जो वो कहाँ पर भाग सकते हो। और हम देखते हैं यंग वेलकरी ने उन दोनों आदमियों को डोल बना दिया होता है। हाउशो वो डोलों को देखता और कहता है,
क्या ये लोग वही पहले वाले आदमी नहीं है? आखिर ये किस तरह की सोर्सरी है? तभी सिस्टम कहता है, टिंग कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने टारगेट पर्सन को ढूंढ लिया। हाउस ये जैसे ही सुनता उसके तो पसीने छूटने लगते और कहता, क्या ये पर्सन एक्चुअल में? यंग वेलकरी कहती है, औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, तुम स्कैम, तुमने ऑलरेडी इस लेडी की लाइन को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया। अब इसे मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो हाउसो के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करने लगती है। हाउसो काफी ज्यादा डर जाता और कहता, बिग सिस्टर प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो अटैक करने से पहले प्लीज। मंकी किंग सन वुकोंग कहता है, मास्टर क्या यहाँ पर सच में किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? बस ऑलरेडी एक्शन जो बोलो। और वो भी अपने पंच को रेडी करते हुए यंग वेलकरी की तरफ जो वो बढ़ता है। वो कोंग अपने पंच को रेडी करते हुए सीधा वेलकरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वेलकरी अपनी शॉट से उसके ऊपर काफी सारे स्लैशेस लगा देती है, जिससे कि हम देखते हैं वो कोंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वेलकरी कहती है नहीं, और हम देखते हैं वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि वुकोंग का एक क्लोन होता है। वुकोंग पीछे से उसकी तरफ आते हुए कहता है, औरत तुम्हारा रिएक्शन इम्प्रेसिव है, लेकिन ये ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और वो वेलकरी के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता। हम देखते हैं वेलकरी वहीं पर सीधा गिर जाती है और वो बहुत ही मुश्किल से जब वो खड़ी होती है। वो कौन कहता है, रेयर तुमने मेरे पंच को हेड ऑन हेड लेने के बाद भी जब वो खड़ी होगी। यंग वेलकरी कहती है, अब ये मेरी बारी। और वो वुकोंग के चेहरे पर काफी पावरफुल पंच मारती है, जिससे कि वुकोंग सीधा हवा की सैर कर जाता है। और उसके बाद वेलकरी सीधा उसके ऊपर काफी सारे शॉर्ट स्लैशेस लगाती है, जिससे कि वुकोंग के बॉडी पर काफी ज्यादा कट लगने लगते हैं। वुकोंग अपने मन में कहता, पर्सन ने इतनी स्पीड में मेरे ऊपर इतने ज्यादा हिट मार दिए, ये स्पीड सच में इनक्रेडिबल है। और हम देखते हैं वुकोंग सीधा हाउसन के पास आकर गिरता है और इसके बाद वो जब वो खड़ा होता है, वुकोंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है। हाउसन कहता है, ये औरत इतनी ज्यादा पावरफुल है, ये सोचना कि केवल 2 राउंड के अंदर वुकोंग को इसने इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। शांत रहो, कार्ड इस्तेमाल करने का अभी सही टाइम जब वो नहीं है। और उसके बाद वो भागते हुए कहता है, वुकोंग क्या तुम जब ठीक हो? क्या तुम इसे हैंडल जब कर सकते हो? वुकोंग कहता है, ये औरत सच में काफी ज्यादा पावरफुल है मास्टर। अगर ये पहले होता तो ये कहना मुश्किल होता, लेकिन अब मास्टर की प्रोफाउंड रैलम के साथ मैं डेफिनेटली जीतूंगा। ये सुनने के बाद तो हाउसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुमने ऑलरेडी पावर ऑफ रैलम को मास्टर जब कर लिया? वुकोंग कहता है, हाँ मास्टर। हाउसन कहता है, ये जब पॉसिबल नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ एक्सेप्ट करने से। वुकोंग कहता है, ये सच है, हालांकि ये मास्टर के लेवल का नहीं है, लेकिन अब मैं उसकी पावर को बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल जब कर सकता हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही से जब देखो। क्योस ऑफ ग्रेट डाओ। और उसके बाद वो अपने डाओ की पावर मतलब कि रैलम की पावर का इस्तेमाल जब करने लगता है। यंग वेलकरी ये देखकर कहती, आखिर ये किस तरह की औरत है? वो कौन कहता है, क्यों उसके साथ मर्ज होना। और उसके बाद वो 2 तरह की पावर्स को एक साथ मर्ज करने लगता है और ग्रेट डाओ की पावर, जिसे कि पावर ऑफ रैलम भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल जब वो करने लगता है और वो एक लाइट के बॉल को क्रिएट करता है जो ग्रेट डाओ की पावर होती है। ये देखने के बाद तो हाउसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, ये तो सच में ग्रेट डाओ की पावर है। इस बच्चे का टैलेंट तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इसने केवल एक ही बार देखा और ग्रेट डाओ की पावर का इस्तेमाल करना सीख भी लिया। वो कौन ग्रेट डाओ की पावर लेकर यंग वेलकरी की तरफ बढ़ने लगता है। यंग वेलकरी अपने मन में कहती है, नहीं, यहाँ पर कुछ जो वो गलत है, डेफिनेटली कुछ जो वो गलत है। ये केवल छोटा सा लाइट का बॉल है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा मिस्टीरियस और ये प्रेशर जिसे कि मैं जब हैंडल नहीं कर सकती। अगर मैंने अपना सब कुछ जो वो नहीं लगाया तो मैं यहाँ पर सच में जब वो मारी जाऊंगी। और उसके बाद वो अपने स्पेस रिंग को एक्टिवेट करती है, जिसके अंदर से काफी सारी स्वॉर्ड जो वो बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं इन सभी स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा जो वो निकल रही होती है। और इन सारी स्वॉर्ड के साथ यंग वेलकरी और वुकोंग दोनों बराबर की टक्कर पर आ जाते हैं। हाउसन कहता है, ऑर्डिनरी पावर, लेकिन ये पावर तो पावर ऑफ रैलम के बराबर है। वुकोंग कहता है, नहीं, ये उसकी खुद का प्रेशर नहीं है मास्टर, ये वो स्वॉर्ड है। ये सारी की सारी स्वॉर्ड एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। डैम इट, मुझे लगता है कि मैं इसके बैकग्राउंड का अब रफली आइडिया लगा सकता हूँ। यहाँ पर हमारे वुकोंग ने भी सालों से इन स्वॉर्ड को जो वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एक भी सक्सेसफुली नहीं मिली है। और इसके बाद वो कहता है, लेकिन मास्टर की पावर के सामने ये कुछ भी नहीं है। कम ऑन, चलो आ जाओ। कि तभी हम देखते हैं वुकोंग के साथ कुछ होने लगता है और वो ग्रेट डाओ की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे कि ग्रेट डाओ की पावर उसी की बॉडी के ऊपर बैकलैश कर देती है। और हमारा वुकोंग उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कहता है, ओ नहीं, मैं इसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वुकोंग सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है।
हाउसन सीधा उसकी तरफ बढ़ता और कहता, वुकोंग क्या तुम जो वो ठीक हो? तुम जो वो ठीक हो ना? वुकोंग कहता, मास्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन टेम्परेरी मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता। रेलम की पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और ये ब्लैक लेस हो गया। हाउसन कहता है, ऑल राइट प्रैक्टिस और करो और तुम डेफिनेटली इसे मास्टर कर पाओगे। जब तक कि तुम ठीक हो इससे कुछ भी फर्क जब नहीं पड़ता। कि तभी यंग वेलकरी कहती है, मैंने सच में उम्मीद नहीं करी थी डिमन किंग के सबऑर्डिनेट्स के पास इतनी ज्यादा पावर है, मैंने सच में उन्हें कम आंक लिया। हाउसन चिल्लाते हुए कहता, एक मिनट जो रुको, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हम लोग उस डिमन किंग के सबऑर्डिनेट नहीं है। वुकोंग कहता, मास्टर आखिर आप उसके साथ बात जो क्यों करे, सीधा बस उसके ऊपर। तभी हाउसन उसके फेस पर लात मारता और कहता है, तुम सारा दिन केवल लड़ने और मारने के बारे में सोचते हो, क्या अपने इस दिमाग का तुम इस्तेमाल जो नहीं कर सकते? और अपने मन में कहता है, पीक कार्ड का कूलडाउन 10 मिनट का है, करंटली वुकोंग ही हमारा मेन कॉम्बैट फोर्स है जो कि टेम्परेरी डिसेबल है, हमें पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और उसके बाद वो कहता है, इनफैक्ट हम लोग भी तुम्हारी तरह जो वो एक अच्छे इंसान है, हमारा भी प्लान है डॉटर कंट्री के लोगों को रेस्क्यू करने का है, मैं ज्यूम करता हूँ कि तुम्हारा भी सेम इंटेंशन है, सही कहा ना? यंग वेलकरी कहती है, ऑफ कोर्स, तुमने कहा कि तुम उसके साथ ही नहीं हो, लेकिन एविडेंस कहाँ पर है? हाउसन कहता है, एविडेंस वेल हमारे पास सच में जब नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है तुम्हारी जैसी कोई हीरोइन और नोबल पर्सन इस तरीके के बिना बुनियाद पे हम पर जब आरोप नहीं लगाएगी जो तुम्हारे ऊपर हीरोइक और साइन कर रही है, जैसे कि आसमान में तारे। जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा मैंने उसी वक्त इसे फील कर लिया था कि तुम एक ऐसी पर्सन हो जो दुनिया की काफी ज्यादा परवाह करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी पर्सन इनोसेंट लोगों की जान ले ले, सही कहा ना? यंग वेलकरी कहती है, वेल ऑफ कोर्स तुम जो वो सही हो, ये लेडी हजारों की जान बच सकती है लेकिन किसी गलत पर्सन की जान जो वो नहीं ले सकती है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो तुम्हें मैं इस तरीके से तो नहीं जाने दे सकती, और ज्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। हाउसन कहता है, ज्यादा पैनिक मत हो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। कैसा रहेगा कि हम लोग सिटी में तुम्हारे साथ चले, अगर तुम्हें हम पर कोई भी शक होता है तो तुम हमें डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकती हो। यंग वेलकरी कहती है, वेल एक्चुअली ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है, ठीक है टाइम वेस्ट करना बंद करो, चलो अब मेरे साथ जो वो चलो। और उसके बाद वो सभी डॉटर कंट्री जो वो जाने लगते हैं। यंग वेलकरी कहती है, ओह बाय द वे मुझे अकेले रहने की आदत है और मुझे पसंद नहीं है कि लोग ज्यादा मेरे क्लोज हैं, तो प्लीज अपने डिस्टेंस को मुझसे जो वो बनाए रखना। हाउसन उसके पास आ जाता है और कहता है, क्या कोल्ड हार्टेड जो वो मत बनो, अब हम लोग जो वो साथी हैं, सही कहा ना? और उसके ऊपर अपने हाथ को रख लेता है। यंग वेलकरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही अटैक करते हुए कहती है, अपने हाथ को मुझसे दूर रखो बास्टेड। उसके अटैक को देखकर हाउसन के पसीने छूटने लगते हैं और वो देखता है कि उसके साथ की जमीन पूरी तरीके से साफ हो जाती है और वो तुरंत ही दूर भागता है और कहता है, हाँ ठीक है। और इसके बाद वो डिस्टेंस बना के 2 मीटर का इसी तरीके से सिटी की तरफ जाते रहते हैं। वो कौन कहता है, इस औरत के पास इतने सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन जरूर सॉर्ड डिमन की डॉटर होएगी। हाउसन कहता है, सॉर्ड डिमन? वो कौन कहता है, सॉर्ड डिमन ली होंग? मास्टर क्या आपने उस पर्सन के बारे में नहीं सुना है? हाउसन कहता है, आखिर वो जो वो कौन है जिसके बारे में तुम इतनी बात जो वो कर रहे हो? वो कौन कहता है, सॉर्ड डिमन ली होंग? वो हेवनली पैलेस की मार्शल रैंकिंग के पीक में से एक है, इसके साथ वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन सीजिया का एक जो वो मेंबर है। हाउसन कहता है, हेवनली पैलेस मार्शल आर्ट रैंकिंग सीजिया, आखिर ये सब जो वो क्या है? वो कौन कहता है, मास्टर मैं भी जो वो श्योर नहीं हूँ, लेकिन प्रोबेबली वो लोग हेवनली पैलेस के पावरफुल इंडिविजुअल में से एक होंगे। हाउसन कहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं बनाता, जैसा तुम कह रहे हो अगर वो पर्सन वैसा ही है तो इस लड़की ने पावर ऑफ रेलम का पहले सामना किया होगा, लेकिन जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि ये इसका पहली बार है कि ये पावर ऑफ रेलम की पावर को देख रही है। वो कौन कहता है, मैं भी जो वो नहीं समझ पाया। और उसके बाद वो कहता है, हे इस तरीके से दूर रहने में कोई भी सोल्यूशन जो वो नहीं है। और अपने मन में कहता है, चलो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और कहता है, आखिरकार बाद में हमें साथ में मिलकर फाइट करना है, तो चलो प्लान के ऊपर अभी जो वो बात कर लेते हैं। इस तरीके से हम दूर रहेंगे तो हम लोग प्लान को अच्छे से डिस्कस जो वो नहीं कर पाएंगे। यंग वेलकरी कहती है, किसने कहा कि हम लोग साथ में मिलकर फाइट करने वाले हैं? ये सुनकर वो दोनों पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हाउसन कहता है, साथ में फाइट करना सेफ है, सही कहा ना? यंग वेलकरी कहती है, जरूरत नहीं है, मैं अपने बैटल को खुद हैंडल कर सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरे इंटरफेयर करें। ये सुनने के बाद वो दोनों बेचारे शांति हो जाते हैं। वो कौन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इतनी कम एज में तुम अपने आप को इतना कुछ जब क्यों समझ रही हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अकेले इस बैटल को जीत सकती हो? और उसके बाद वो काफी कुछ जब कहने लगता है। हाउसन उसके मुंह को बंद कर लेता और कहता, बस बहुत हुआ, बात करना जब वो बंद करो। यंग वेलकरी कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डेफिनेटली जीतूंगी, अगर मैं हारती हूँ और मारी जाती हूँ
तो नेचुरली ये तुम्हारा टर्न होगा कि तुम इंटरफेयर करो, लेकिन तब तक के लिए मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। हाउसन अपने मन में कहता है, मेरे सामने इस कोल्ड फिगर को देखकर मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा ये काफी ज्यादा अकेली है। और इसी तरीके से वो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। हाउसन अपने मन में कहता है, फाइनली हम लोग जब आगे और वो तीनों डॉटर कंट्री के फ्रंट गेट के सामने आ जाते हैं। हाउसन अपने मन में कहता है, इस दरवाजे के पीछे की सिचुएशन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। यंग वेलकरी कहती है, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी इंटरफेयर करे। हाउसन कहता है, समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर्सनली कहूँ तो मुझे सिर्फ देखने में जो वो मजा आता है। और उसके बाद वो तीनों दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं उनके सामने एक डिमन खड़ा होता है। वो डिमन किंग लेवल पर होता है और वो कहता है, ओह माय गॉड, कुछ इडियट्स का ग्रुप एक और हमारे लिए आ गया। हाउसन के पसीने छूटने लगते और अपने मन में कहता, डिमन किंग लेवल, मैं गारंटी नहीं दे सकता मेरी सेफ्टी की, यहाँ हमें जल्दी से कुछ जब प्लान करना होगा। वो कौन गुस्से में कहता है, क्या हम लोग इस बग को डिमन क्लैन से लात मार के बाहर नहीं फेंक सकते? डैम, ये लोग काफी ज्यादा डिस्कास्टिंग है। कि तभी हम देखते हैं यंग वेलकरी सीधा उस डिमन की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। हाउसन कहता है, इस तरीके से इतनी स्पीड में चार्ज मत करो, अभी तक मैंने कोई भी प्लान जब नहीं सोचा। क्या होगा अगर उस डिमन ने इस तुम पर जब अटैक कर दिया? हम देखते हैं वो डिमन भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। यंग वेलकरी उसी की तरफ बढ़ रही होती है। वो डिमन उसके ऊपर जब अटैक कर देता है, लेकिन यंग वेलकरी अपनी एनर्जी से एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। हम देखते हैं उस डिमन का अटैक जमीन पे काफी ज्यादा जब गिरता है, जिससे कि वहां पर जमीन भी डिस्ट्रॉय जब हो जाती है। लेकिन हमारी यंग वेलकरी उस डिमन के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, जिससे कि हम देखते हैं उस डिमन के बॉडी में काफी सारे होल हो जाते हैं और वो डिमन वहीं पर मारा जाता है। हाउसन कहता है, केवल एक ही अटैक में डिमन किंग जो वैनिश हो गया। कि तभी पीछे से कोई क्लैपिंग करता है और कहता है, ओह माय डियर, कितना जो अफसोस की बात है, तुमने मेरे प्यारे छोटे पेट को एक ही ब्लो में मार दिया। वास्तव में तुम्हारी नसों में 100 डिमन का खून है। यंग वेलकरी कहती है, तुम मेरे फादर को जानते हो क्या? वो डिमन कहता है, जानने से भी ज्यादा, अगर तुम ओल्ड को नहीं हरा सकते तो उसकी जगह तुम यंग को टारगेट करो। कैसा ये, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सेमलेस नहीं हूँ? हाँ। इसके बाद वो अपनी पावर ऑफ रेलम को फुल्ली जो वो एक्टिवेट करने लगता है। यंग वेलकरी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कौन कहता है, ये तो हाउसन कहता है, पावर ऑफ रेलम। इसके बाद वो डिमन कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस डोमेन के अंदर मैं ही इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ और केवल अपने एक फिंगर हिलाने से मैं तुम्हारी जान को ले सकता हूँ। और उसके बाद वो काफी सारे टेंटिकल का इस्तेमाल करके यंग वेलकरी को पकड़ लेता है और कहता है, एक मामूली सा मॉर्टल और एक घायल डिमन किंग, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें बचाने के लिए काफी नहीं है। यंग वेलकरी कहती है, खुद को बचाने के लिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और अपने सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को वो बाहर निकाल लेती है और उसकी मदद से वहां पर एक सॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करती है और खुद को उस डिमन के अटैक से छुड़ा लेती है। वो डिमन कहता है, ये जो वो कैसे हो सकता है, अभी हम लोग मेरी डोमेन के अंदर हैं। यंग वेलकरी कहती है, इस दुनिया में इनविंसिबल नाम की चीज कुछ भी नहीं है, बस ये मामूली सी इनफ पावर होने की बात है। लेकिन ये सॉर्ड फॉर्मेशन जो पूरी तरीके से डिवाइन आर्टिफैक्ट से बना हुआ है, तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए ये काफी होगा। उस मंकी के कंपेयर में तुम्हारी पावर अभी भी कमजोर है। वो कौन कहता है, ऑफ कोर्स इसे मेरे मास्टर से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। हाउसन तुरंत उसे चुप कराता और कहता है, चुप रहो, क्या होगा अगर उसने हमें सुन लिया और वो हम पर अटैक करना जो वो शुरू कर दे? वो डिमन अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफी सारी जलती हुई खोपड़ियों को समन कर लेता है। वो सारी खोपड़ियां काफी ज्यादा देखने में पावरफुल लग रही होती हैं। यंग वेलकरी कहती है, यहाँ पर क्वांटिटी होने का कुछ भी यूज नहीं है। और उसके बाद वो भी अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, पाम ब्लॉसम स्ट्राइक का, और वो उस डिमन के ऊपर अटैक कर देती है। वो डिमन भी अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे कि वहां पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। हाउसन कहता है, दोनों साइड काफी ज्यादा ताकतवर हैं। वो कौन, क्या अब तक तुम रिकवर नहीं हुए हो? वो कौन कहता है, मास्टर अभी नहीं। हाउसन कहता है, डैम इट, सेफ रहने के लिए मुझे अभी से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। कि तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम्हारा नेजा कार्ड एक्टिवेट हुआ, तुम्हारा नेजा बैटलफील्ड में 5 मिनट पर आ जाएगा। हाउसन अपने मन में कहता है, क्या केवल 5 मिनट के अंदर? क्या इसका ये मतलब है हर मिशन के साथ है सिस्टम हर बार जब इवॉल्व होता है? हम देखते हैं उस डिमन के कुछ अटैक अभी भी यंग वेलकरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यंग वेलकरी अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल करके उन खोपड़ीज को काट देती है। वहीं पर वो डिमन कहता है, क्या इतना जब वो काफी नहीं है, लो फिर इसे संभाल कर दिखाओ। और वो काफी बहुत ही बड़ी खोपड़ी को समन कर लेता है। यंग वेलकरी भी उन खोपड़ीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस डिमन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, क्या तुम साइज से कंपेयर करना चाहते हो?
लेकिन मैं इसमें भी जो वो नहीं हारने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जो उस खोपड़ी से कई गुना जो वो साइज में बड़ी होती है। हाउशन कहता है, ओ माय गॉड, ये तो गोल्डन स्टिक के बराबर की लगभग है। वो कौन कहता है, वो सारे के सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट है मास्टर। इसके बाद यंग वेलकरी अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डिमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि हम देखते हैं वो डिमन उन आर्टिफैक्ट की पावर को हैंडल नहीं कर पाता है और वो बेचारा वहीं पर हार जाता है और जमीन पर पड़ा रहता है। साथ ही वो खड़ा होते हुए कहता, ये अभी खत्म जो वो नहीं हुआ है। वेलकरी कहती है, ऊपर देखो और मेरी आंखों में ध्यान से देखो। और उसके बाद वो अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो डिमन यंग वेलकरी के इल्यूजन में फंस जाता है। यंग वेलकरी ने अपने इल्यूजन में उस डिमन को पकड़ रखा होता है और वो कहती है, अगर हम लोग सो कार्ड एब्सोल्यूट डोमेन की बात करें तो शायद मेरा इल्यूजन आर्ट इसमें ज्यादा अच्छे से फिट होएगा। यहाँ पर हर एक ब्रेथ मतलब कि हर एक सेकंड बाहर के एक दिन के बराबर है और तुम्हें यहाँ पर हजारों गुना मेंटल प्रेशर को इंड्योर करना होगा। हम देखते केवल 10 सेकंड के अंदर ही बेचारा वो डिमन पूरी तरीके से हार जाता है और बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। हम देखते वो डिमन अपनी लड़ने की इच्छा खो देता है। हाउशन कहता, क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि उस डिमन ने अपनी फाइटिंग स्पीड को खो दिया। वो कौन कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये वही रूमर वाली ब्लड लाइन सीक्रेट टेक्निक है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की एबिलिटी केवल कुछ टॉप टायर के क्लैन ही पोजेस करते हैं। दैट्स राइट, उसकी वो आंखें, डेफिनेटली ये वही टेक्निक है। हम देखते हैं वो डिमन यंग वेलकरी के सामने धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और कहता है, वास्तव में शॉर्ट डिमन की डॉटर, मैं जानता था कि मैं तुम्हारे मैच का नहीं हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर मैंने तुम पर डॉटर कंट्री पर ही अटैक क्यों किया। ये सुनते ही यंग वेलकरी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो डिमन कहता है, ऑफ कोर्स वो इस फॉर्मेशन की वजह से, तुम इडियट। इसके बाद वो काफी बड़े फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इतने बड़े फॉर्मेशन का प्रेशर यहाँ पर यंग वेलकरी के ऊपर गिरने लगता है। यंग वेलकरी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही होती है और वो जमीन के नीचे धंसती जाने लगती है। वो डिमन कहता है, सरप्राइजिंग है ना, डॉटर कंट्री शुरुआत से बस तुम्हारे लिए एक मामूली से चाह रहा था, असल मकसद तो तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर फंसाना था। जब एंटायर नेशन फॉर्मेशन केवल तुम पर जब अपना प्रेशर डाल रहा है, यहाँ तक कि शॉर्ट डिमन की डिसेंडेंट होने के बाद भी तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती। यंग वेलकरी पूरे गुस्से में खड़ी होने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, वेल तुम मुझे कुछ ज्यादा कम आंक रहे हो। और इसके बाद वो अपने अवतार को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते चारों तरफ केवल गोल्डन लाइट बिखरने लगती है। हाउशन कहता है, ये तो वो कौन कहता है, इस तरह की टेक्निक मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन हम देखते वो डिमन अभी भी काफी ज्यादा शांत होता है। यंग वेलकरी कहती है, तुम काफी ज्यादा शांत लग रहे हो, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंट है कि तुम मेरे अवतार का सामना कर सकते हो। डिमन कहता है, तुम मजाक कर रही हो है ना, आखिर मेरे जैसा कोई कैसे एक मामूली सा इंडिविजुअल शॉर्ट डिमन के ट्रम्प कार्ड के सामने इस तरीके से खड़ा हो सकता है। यंग वेलकरी कहती है, तो फिर आखिर तुम अभी भी शांत इस तरीके से कैसे रह सकते हो। वो डिमन कहता है, शांत रहना, वेल ये नेचुरली आता है अगर तुम अपनी तैयारी अच्छे से करो। इनफैक्ट मैं वेट ही कर रहा था कि तुम अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालो। ये सुनते ही यंग वेलकरी गुस्से में कहती है, क्या। हम देखते वो डिमन किसी स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। यंग वेलकरी कहती है, क्या हो सकता है ये, कि तभी हम देखते उसकी स्पेस रिंग एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्पेस रिंग के अंदर से एक हम देखते बॉन्ड का एक वेपन उसके आर पर जो वो निकल जाता है। ये देखकर हाउसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो डिमन हंसते हुए कहता है, ये वर्क कर रहा, वास्तव में इसने वर्क किया, उम्मीद नहीं करी थी तुमने। सही कहा ना, मैंने तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की वीकनेस काफी समय पहले डिस्कवर कर लिया था। एक बार अगर तुमने अपने अवतार को बाहर निकाल लिया तो ओरिजिनल बॉडी पर कोई भी डैमेज होगा तो ये तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा और ये फायर बैक करेगा। जब तुम्हें इतना पावरफुल अवतार प्रोटेक्ट कर रहा तो इस तरह की वीकनेस से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा जब मेरा अटैक तुम्हारे अंदर से आए। हम देखते हैं वो अवतार धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। हाउसन कहता, ये दो डॉल यंग वेलकरी ने इन्हें अपने स्टोरेज रिंग में रख रखा था, क्या ये ट्रैप था। वो डिमन काफी स्पीड में यंग वेलकरी की तरफ बढ़ने लगता और कहता है, अभी यहाँ तक कि तुम एक आम इंसान से भी गई गुजरी हो चुकी हो। तुम स्पेशल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके बुरे लोगों को डॉल में बदल कर उन्हें पनिश करती हो। आखिर मेरा इंटेलिजेंस तुम्हें जब वो कैसा लगा। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम उन्हें जब वो मार सको और तुम अभी भी अपने आप को शॉर्ट डिमन के डिसेंडेंट कहती हो। तुम बिल्कुल ही वर्थलेस हो इसके। और वो यहाँ पर यंग वेलकरी के ऊपर काफी ज्यादा पंचेस जब वो मारने लगता है, यहाँ तक कि वो यंग वेलकरी के फेस पर भी पंच मारता और कहता है, बस इसी तरीके से
तुम कुछ भी जो वो नहीं कर सकती। और हम देखते हैं यहाँ पर यंग वेलकरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बेचारी खुद को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। वो डिमन कहता है तुम दर्द में हो, है ना? तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा, सही कहा ना? मेरे लोगों ने भी सेम इमोशन का सामना किया था जब तुम्हारे फादर ने उन्हें। अगर तुम अपने दोस्तों को मदद के लिए नहीं बुलाओगी तो तुम जरूर यहाँ पर मारी जाओगी। यंग वेलकरी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कहती है अब ये तुम्हारी पारी है। वो डिमन कहता है तुम चाहती हो मैं एक्शन लूं, ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा जैसे कि तुम्हारे फादर ने किया था, नहीं उससे भी कई गुना ज्यादा। ये कैसा रहेगा? नाश्ते के तौर पर मैं तुम्हारे दोनों इन खूबसूरत पैरों को काट दूं। और इसके बाद वो यंग वेलकरी के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो देखता है तो यंग वेलकरी वहां से गायब होती है और चिल्लाते हुए कहता है कौन था वो? हम देखते हैं आसमान में नेजा, मतलब कि हमारा हाउशन अपने नेजा अवतार में होता है और उसने वेलकरी को यहाँ पर बचा लिया होता है और कहता है यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक भी तुमने मदद के लिए आवाज नहीं मारी। यंग वेलकरी उसे देखकर थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है ये औरा तुम तो वही पहले वाले बच्चे हो, जल्दी से मुझे जाओ नीचे उतारो। हाउशन कहता प्लीज इस तरीके से हिलना जाओ बंद करो, मैं अभी इन बाइसाइकिल्स को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानता। वो डिमन कहता है तुम वास्तव में कोई मामूली पर्सन नहीं हो। और अपने मन में कहता है लेकिन आखिर मैंने इस बच्चे से पहले कोई और सेंस क्यों नहीं करी थी? डैम इट, मैं इस आदमी की कोई भी डिटेल का पता नहीं लगा पा रहा। अभी मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, मैं एक ही अटैक में इसे खत्म करूंगा। और उसके बाद काफी पावरफुल अटैक वो हाउशन के ऊपर करता है। यंग वेलकरी उस अटैक की तरफ देखने लगती है और कहती है ये तो पावर ऑफ रेलम है, जल्दी से यहाँ से भागो, मुझे छोड़ो, मेरी परवाह जाओ मत करो। हाउशन हल्का सा उसकी तरफ देखता है और कहता है दाओ की पावर, फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि हम देखते हैं उस डिमन किंग की पावर ऑफ रेलम की पावर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। यंग वेलकरी ये देखे बेचारी काफी ज्यादा ही शॉक होती है, लेकिन हमारा सन वुकोंग हल्का से स्माइल करता है। यहाँ तक कि जंगल के अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे जानवर भी ये चीज देखकर बेचारे काफी ज्यादा रोने लगते हैं। हम देखते हैं हमारे हाउसन ने अपने नेजा अवतार को बाहर निकाल लिया होता है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद वो उस डिमन की तरफ देखने लगता है। वो डिमन बेचारा घबराते हुए नीचे गिर जाता है और कांपते हुए कहता है तुम। हाउसन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मेरे बारे में क्या तुम जो वो कुछ कहना चाहते हो? आखिर तुम्हारा मुंह इतने टाइम से खुला क्यों है? इसके बाद बताया जाता है अपनी पिछली जिंदगी में डिमन किंग एक कार्निवर्स जाइंट ईल था जो एक अननोन तालाब के अंदर रहता था। जब कभी भी वो एक छोटे फिश को देखता था या तो उन्हें डराकर भगाता या फिर उन्हें मारकर खा जाता था। यहाँ तक कि जब कोई बाहर से भी उस पर अटैक करने के लिए आता वो भी इस फेस से बच जो वो नहीं पाता, वो भी यहाँ पर जब वो मारा जाता था। इसी तरीके से वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस बन गया जिसके बारे में छोटी मछलियां बात करने की भी हिम्मत जो वो नहीं कर सकती थी। फूड चेन के टॉप पर रहने की वजह से उसे विश्वास होने लगा कि ताकत ही दुनिया पर रूल करती है। एक दिन तक जब एक पावरफुल हैरिकेन आया और उसने पूरे तालाब को ही हवा में उड़ा दिया और उस वक्त अपनी लाइफ में पहली बार ईल किंग ने सच देखा और ओशन के ट्रू रूलर्स को देखा। उस वक्त भी ईल किंग का मुंह खुला का खुला रह गया था और कुछ समय के लिए वो शांति रह गया। यहाँ तक कि अभी तक भी जब उसने हाउसन की ये पावर देखी उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की फीलिंग याद आने लगी। डिमन किंग हमारे हाउसन के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और कहता है बॉस मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो, मैं जिंदगी भर के लिए आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद तो हाउसन पूरी तरीके से सफेद पड़ जाता और कहता है अपने मन में मैंने अपनी एनर्जी ऑलरेडी बिना फालतू के वेस्ट कर दी। अगर तुम जो बिना फाइट के इस तरह सरेंडर जो वो करने वाले ही थे। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये तुम बकवास जो वो कैसी करो, जल्दी करो और मुझसे जो वो फाइट करो। डिमन किंग डरते हुए कहता नहीं मैं हिम्मत जो वो नहीं कर सकता बॉस, मैं आपके सामने एक छोटी सी चींटी के बराबर का हूँ। हाउसन उसे मारते हुए कहता है क्या तुम फाइट करोगे या फिर नहीं, फाइट करोगे या फिर नहीं? डिमन किंग कहता है नहीं मैं फाइट नहीं करूंगा, भले मैं जो वो मर जाऊं, बॉस प्लीज मुझे जो वो माफ कर दे। हम देखते हैं ये सब देखने के बाद तो यंग वेलकरी उसकी आंखें पूरी तरीके से डेड पड़ जाती हैं। नेजा की पीक पावर देखने के बाद सुहान काफी समय के लिए वहीं पर जो वो चुपचाप खड़ी रहेगी। इस तरह की पावर केवल उसने एक ही पर्सन से फील करी थी, अब तक वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे। जब से वो याद रख सकती थी अपने फादर के साथ कल्टीवेशन के लिए काफी कठोर और ठंडे इलाकों में ट्रेवल किया है, लेकिन उस मैजेस्टिक फिगर ने उसके पास अकेलेपन के अलावा कुछ भी जो वो नहीं छोड़ा
और इसी तरीके से हम देखते हैं सुहान अपने फादर के पीछे पीछे चलती रहती है, यहाँ तक कि खाने और सोने के टाइम पर भी वो पर्सन किसी को भी अपने पास आने के लिए अलो नहीं करता। उसके फादर ने कहा अकेलापन सबसे ज्यादा जरूरी है ताकतवर बनने के लिए। उसे हमेशा अपने फादर में विश्वास था। एक दिन और इसके बाद हम देखते दोनों इसी तरीके से ट्रेवल करते रहते हैं कि तभी झाड़ियों के पास से एक आवाज आती है। सुहान झाड़ियों के पास जाकर देखने लगती है। हम देखते हैं वहां पर एक गोल्डन कलर की फॉक्स होती है जो काफी ज्यादा क्यूट होती है। वो फॉक्स दौड़ते हुए सीधा सुहान के पास आती है और ये पहली बार था अपनी लाइफ में जब सुहान के पास कोई दूसरा लिविंग बीइंग इतने पास जब वो आया हो, और तुरंत ही उसके दिल के अंदर एक अजीब तरह का इमोशन जागने लगा। हालांकि अगले पल हम देखते उसके फादर उस फॉक्स को अपने पैरों से दबाकर मार देते हैं। यह देखने के बाद तो सुहान की आंखें पूरी तरीके से डेड हो जाती हैं। उसके फादर कहते हैं तुम जब वो क्या कर रही हो, क्या तुम इस बेकार से जीव को अडॉप्ट करने का प्लान कर रही थी? जवाब दो मुझे। सुहान कहती है मुझे माफ कर देना फादर। उसके फादर कहते हैं याद रखो अकेलापन सबसे तेज रास्ता ताकतवर बनने के लिए नहीं, बल्कि ये एकमात्र रास्ता है। उस दिन के बाद सुहान ने किसी भी दूसरे लिविंग बीइंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करी। दिन के बाद दिन बीतते रहे, साल के बाद साल बीतते रहे। उस बर्फीले इलाके में हमेशा के लिए सुहान हमेशा अकेली थी, और जो उसके फादर ने कहा था वो वास्तव में गलत जो वो शब्द नहीं थे। वो काफी तेजी से ताकतवर बनना शुरू होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने काफी कुछ जरूरी जो वो खो दिया। और अब अपने सामने इस बेवकूफ आदमी को देखकर हम देखते हैं हाउसन यहाँ पर डिमन किंग को उठाकर फेंकने लगता है और कहता है खड़े हो और मुझसे जो वो फाइट करो। लेकिन डिमन किंग अभी भी कहता है नहीं, मैं जो वो नहीं लड़ूंगा, मैं जो वो नहीं लड़ूंगा। और यहाँ पर सुहान के मन में काफी अपने फादर के लिए अजीब अजीब से जो वो सवाल आने लगे, और ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब उसके फादर के शब्द गलत लगे जो उसके लिए गॉड लाइक बीइंग थे। इसलिए उसने तुरंत ही एक नया डिसीजन अपने लिए लिया। और उसके बाद हम देखते हैं वो हाउसन की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं पर हाउसन उससे कहता है मेरी एनर्जी तुमने जो वेस्ट कर दी, तुमने मेरी एनर्जी वेस्ट करवा दी, खड़े हो और मुझसे जो फाइट करो। लेकिन डिमन किंग अभी भी फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता है। पीछे से यंग वेल्क्री कहती है क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे? ये सुनते ही हाउसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या? कि तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन को कंप्लीट करने के लिए सुहान का पोटेंशियल 35% से इंक्रीज हुआ। रिवॉर्ड के तौर पर आपको पिक कार्ड दिया जा रहा, और हम देखते हैं ये पिक कार्ड किसी और नहीं बल्कि हेल के किंग का होता है। सीन चेंज होता है, हम सबको अंडरवर्ल्ड सिटी को दिखाया जाता है। इसके बाद हम पैलेस के अंदर देखते हैं। पैलेस के अंदर हम यंग मास्टर को देखते हैं। तो यंग मास्टर अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बेड को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके सामने वाला आदमी काफी ज्यादा देखकर हैरान होता है, गैस ये लोग ह्यूमंस नहीं है बल्कि डीमंस हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यंग मास्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर वो केवल अपने प्रेशर का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उस बेड के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और उसके प्रेशर से केवल बेड पर क्रैक आ जाता है। ये देखने के बाद वो डीमन कहता है ओ माय गुडनेस, आपने केवल अपने प्रेशर से ड्रैगन बेड के ऊपर क्रैक कर दिया, ये तो अमेजिंग है यंग मास्टर। ये अंडरवर्ल्ड का सबसे टफ चीज है। आपके पावर के साथ यहाँ तक कि हेवनली पैलेस की मार्शल आर्ट रैंकिंग में भी आप जरूर टॉप 100 में आएंगे। यंग मास्टर बेचारा काफी ज्यादा डरपोक है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे जैसा कोई कैसा एक छोटा सा कचरा उन ग्रेट फिगर से कंपेयर कर सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और वो हंसने लगता है कि तभी उसके पीछे उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुम्हें प्राउड महसूस हो रहा है? यंग मास्टर कहता है नहीं फादर, ऐसी बात जो वो नहीं है। उसके फादर कहते हैं लाओ उस बीट को मुझे दो, बस इतने पे तुम्हें इतना ज्यादा प्राउड हो रहा। और उसके बाद वो उस बीट को अपने हाथों से तोड़ के चूर चूर कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जब वो कमाल के हो? यंग मास्टर बेचारा कुछ भी नहीं कहता। उसके फादर काफी पावरफुल पंच उसके फेस पे मारते हुए कहते हैं मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। यंग मास्टर बेचारा उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं सौभाग्य से उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। उसके फादर उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ, तुम्हारे गार्बेज से टैलेंट के साथ अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो 3rd रैंक तक पहुंच पाओगे, और बिना हार्ड वर्क के तो तुम 9th रैंक पर भी नहीं पहुंच पाओगे। और उसे 10 दिन अकेले रहने की सजा देकर वहां से जाने लगते हैं। बेचारा यंग मास्टर वहां पर अकेला पड़ा होता है और कहता है हाँ फादर। सीन चेंज होता है, हम सबको माउंटेन के अंदर टेम्परेरी कैंप को दिखाया जाता है। थोड़ी सी दूर हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं। पहले वाला सोल्जर कहता है सीरियसली आखिर ये किस तरह का बेवकूफ सा रूल है कि बाथरूम करने के लिए हमें कैंप से 30 कदम दूर जाना होगा। दूसरा कहता है शांत रहो, हमारी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से ही हमारी ट्रूप
इनविंसिबल मानी जाती है। कितभी साइड से किसी चीज के अंदर से आवाज आने लगती है। पहले वाला कहता है आखिर ये जो वो कैसी आवाज थी, और वो दोनों उस चीज को देखने लगते हैं। हम देखते हैं उस चीज के ऊपर ह्यूमंस के फेस बने हुए होते हैं और उसके अंदर से काफी अजीब ऑरा निकल रही होती है। पहले वाला डरते हुए कहता "फक, ये किस तरह की चीज है?" दूसरा कहता है आखिर इसमें शौक होने की क्या बात है, प्रोबेबली ये उन कल्ट के लोगों का कोई गंदा ट्रिक होगा। और वो उस चीज को उठा लेता है कि तभी उसके अंदर से कोई हाथ निकलता है और वो उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है। और हम देखते हैं वहां पर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो आदमी डरते हुए कहता तुम सभी जाओ, वो क्या चीज हो। और वो सारे मॉन्स्टर उसे भी जान से मार देते हैं। सीन 10 दिनों के बाद का दिखाया जाता है। हम हाउसन और बाकी सभी को देखते हैं। डॉटर कंट्री के लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद हाउसन अपने अगले मिशन के लिए बढ़ चला। हम देखते हैं हाउसन की आंखें बेचारी काली हो चुकी होती है क्योंकि वो सही से सोया भी नहीं होता है और अपने मन में कहता है डैम इट, आखिर अभी तक हम लोग क्यों नहीं पहुंचे। इसके बाद बताया जाता है रास्ते में अननोन रीजन से छोटा मंकी वुकोंग न केवल रिकवर नहीं हुआ बल्कि डीप स्लीप में चला गया। दूसरे शब्दों में इन दिनों केवल मैंने और शुआन ने साथ में जो वो ट्रेवल किया। हम देखते हैं रास्ते में हाउसन कहता है शुआन मेरी अच्छी डिसाइपल, मार्शल आर्ट के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट या फिर दूसरी हॉबी है। शुआन कहती है नहीं मास्टर, मैं केवल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना जानती हूँ। हाउसन कहता है वेल, क्या पास्ट में तुम जो वो कुछ करने में इंटरेस्ट थी, तुम मुझे जो उसके बारे में बता सकती हो। शुआन कहती है सॉरी मास्टर, मैं केवल हर दिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने पर फोकस करते थे। इसी तरीके से हाउसन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन शुआन को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के अलावा कुछ भी जो वो नहीं आता। वेल, इसके बाद वो दोनों जब वो शांत हो जाते हैं और इसी तरीके से वो लोग चुपचाप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। हाउसन अपने मन में कहता है मंकी प्लीज जल्दी से जब उठ जाओ, ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और अपने मन में कहता है मैं आशा करता हूँ इस बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो, इसकी ओरा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आखिर ये अभी तक जो वो क्यों नहीं उठा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है 2 पीक कार्ड इस्तेमाल करने के बाद मेरी बॉडी में एक अजीब तरह की ऑरा जब वो आने लगी। ये पावर ये काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो। नहीं, इससे भी ज्यादा फेमिलियर, जैसे कि ये ओरिजिनली मुझसे बिलोंग करती थी। कि तभी सिस्टम कहता है अब टारगेट एरिया में आ गए हैं। हाउसन अपने मन में कहता है फाइनली हम लोग पहुंच गए। और हम देखते हैं ये लोग उसी अंडरवर्ल्ड कैंप के पास जो वो आ चुके होते हैं। हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड कैंप को जहाँ पर हाउसन और उसके डिसाइपल्स जाने लगते हैं। हाउसन रास्ते में काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी देखता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई वॉर हुआ था। यंग वेलक्री जाकर डेड बॉडी को चेक करने लगती है और कहती है इतनी ताकतवर ग्लूमीनेस, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा। यहाँ तक कि अगर एक नॉर्मल पर्सन मरता है तो भी इसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कि तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है अंडरवर्ल्ड का किंग इस तरफ है। हाउसन अपने मन में कहता है क्या कैंप के अंदर नहीं। और इसके बाद वो लोग सिस्टम की बताए हुए डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हाउसन काफी ज्यादा डर जाता और कहता नहीं, ये मत कहना कि वो पर्सन ऑलरेडी इस ग्रेव के अंदर है, मेरे साथ खिलवाड़ जब मत करो। वेल गाइस, यहाँ पर हमारे हाउसन को केवल भूतों की नॉवेल्स पढ़कर ही काफी ज्यादा डर लगने लगता है और अपने मन में कहता है नहीं नहीं, मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैंने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो भी मैं जब मारा जाऊंगा। मैं धरती पर वापस आना चाहता हूँ। वहीं पर यंग वेलक्री कहती है मास्टर क्या आपको डर लग रहा। ये सुनते ही हाउसन की सांसें रुक जाती है और कहता हाँ, ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा ताकतवर है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ। बस मैं इसलिए वीक होने का नाटक जो वो करता हूँ, मेरी चिंता जो वो मत करो, तुम जो वो चलती रहो। यंग वेलक्री कहती है ठीक है फिर मास्टर, आप जो भी करते हैं उसे समझना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। वह ठीक है फिर मैं रास्ते को दिखाती हूँ। और उसके बाद वो ग्रेवयार्ड के अंदर जाने लगती है। हाउसन कहता है थोड़ा सा धीरे, मुझे इस के पीछे जब वो मत छोड़ो। और इसके बाद वो सभी केव के अंदर आ जाते हैं। केव अंदर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। हाउसन डरते हुए कहता क्या ये जगह सच में इतनी ज्यादा बड़ी थी, ये काफी ज्यादा डरावनी है। यंग वेलक्री अपने मन में कहती है मास्टर की एक्टिंग काफी ज्यादा कन्विंसिंग है, लेकिन इसके बाद करें ग्लूमिनस यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर होता ही जा रहा। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा। कि तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। हाउसन उसे सुन के काफी ज्यादा डर जाता और जोर से चिल्लाने लगता और अपने मन में कहता ये कैसी आवाज थी। और इसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं वहां पर तो एक फ्रॉग होता है। हाउसन राहत की सांस लेता और कहता है ये तो बस एक मेंढक था, इसने तो मुझे हार्ट अटैक दिला ही दिया था। हम देखते हैं वुकोंग अभी भी बेहोश होता है, मतलब कि कोमा में होता है। साथ ही हम देखते हैं हाउसन के पीछे यहाँ पर काफी बड़े बड़े वो मॉन्स्टर जो वो आ चुके होते हैं, लेकिन हाउसन को उनके प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी पता जो वो नहीं होता है। कि तभी कुछ पीछे से आवाज आती है।
हाउसन पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगता है। जैसे वो मॉन्स्टर को देखता है बेचारा कुछ पल के लिए वहीं पर हैंग हो जाता है। यंग वेलकरी अपने मन में कहती है, ये सभी के सभी किंग लेवल के डिमोनिक बीस्ट हैं। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर इस तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में आने नहीं चाहिए थे। नहीं, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। हाउसन कहता है, मैं मरने वाला हूँ, और वो वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर मतलब कि वो मॉन्स्टर हाउसन को पकड़ लेते हैं और वो उसे अपने तरफ खींचने लगते हैं। हाउसन कहता है, ओ नहीं, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। यंग वेलकरी चुपचाप उसे देखती रहती है और उसे हाउसन की बात याद आती है, जहाँ पर हाउसन कहता है, मेरी चिंता जो वो मत करो, बस तुम चलती रहो। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो जरूर फिर से यहाँ पर खेल रहे होंगे। हाउसन कहता है, ए, आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, जब मैं सच में मरने वाला हूँ। हम देखते वो मॉन्स्टर उसे जब वो खाने लगता है। हाउसन रोते हुए कहता है, इस बार मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। कहते हुए हम देखते हैं वो कोंग अभी भी बेहोश होता है। तभी अचानक से वो अपनी आंख खोलता है और अपनी डाव की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, डाव अभी कंप्लीट नहीं है, ये हर चीज को जन्म देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर हाउसन भी बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं काफी सारे डिमोनिक बीस्ट वुकोंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि एक बहुत ही बड़ा जायंट बीस्ट वुकोंग को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है। हाउसन कहता है, वुकोंग अपने पीछे देखो। हम देखते वो मॉन्स्टर वुकोंग के ऊपर अपने पैर को रख देता है, लेकिन वुकोंग उसके पैर को पकड़ता और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो जायंट बीस्ट भी वहां पर मारा जाता है। इसके बाद हमारा वुकोंग अपने रेलम की पावर का इस्तेमाल करता है और ये यहाँ पर एक साथ है रेलम की 8 गुना पावर इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, जितनी कम तुम मार्शल आर्ट की परवाह करोगे उतने अच्छे और गहराई से तुम उसे समझ पाओगे। काफी सारे डिमोनिक बीस्ट वुकोंग की तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा वुकोंग अपनी डाव की पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहां पर काफी तेज एक रोशनी होती है और वो सारे डिमोनिक बीस्ट वहां पर पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। और हाउसन यहाँ पर वुकोंग को बेचारा केवल देखते ही रहता है। वुकोंग कहता है, मास्टर ये कैसा था? हाउसन कहता है, इस बच्चे की औरत तो पूरी तरीके से अलग हो गई है। यंग वेलकरी कहती है, वाह काफी ज्यादा ताकतवर, डेफिनेटली अब मैं इसकी मैच की नहीं हूँ। और अपने मन में कहती है, कुछ समय पहले हम दोनों बराबर थे, ये जरूर मास्टर की गाइडेंस की वजह से हुआ होगा। और उसके बाद वो हाउसन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और शर्माते हुए कहती है, आखिर क्या हो रहा है, मेरा चेहरा इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है? हाउसन कहता है, बताओ कि यहाँ पर जब क्या चल रहा है? वुकोंग हंसते हुए कहता है, मास्टर मैं जो असम हूँ है ना, पहले मैं डोरमेंट स्टेट में था। रेलम की पावर को इस्तेमाल करने में फेल होने के बाद मैंने अपनी बॉडी के मेरिडियन को एडजस्ट किया और अब मैं एक साथ 8 गुना पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाउसन ये जैसे ही सुनता बेचारा काफी ज्यादा शौक हो जाता और कहता है, 8 गुना? तुम्हारा टैलेंट सच में तो काफी ज्यादा बवाल है, मेरे मतलब कि जीनियस है। और अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि पीकार्ड भी केवल 12 गुना पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये डिसाइपल ये मुझसे ज्यादा ही आगे निकल जाएगा। मुझे भी कोई रास्ता जल्दी से ताकतवर बनने का ढूंढना होगा। वुकोंग उसकी तरफ जब वो देखता है, हाउसन एक अजीब से चेहरा बना के कहता है, केवल 8 गुना? तुम्हारा चैलेंज बच्चे काफी ज्यादा अमेजिंग है। वुकोंग अपने मन में कहता है, मास्टर का एक्सप्रेशन और ये बोलने का तरीका, क्या आप मेरा जो मजाक उड़ा रहे कि मेरा एम काफी ज्यादा छोटा है, मैं कुछ भी ग्रेटनेस हासिल जो वो नहीं कर सकता। और उसके बाद वो झुक कर कहता, मास्टर मुझे माफ कर देना, डिसाइपल अपने मिस्टेक को समझ गया। प्लीज मास्टर मुझसे डिसअपॉइंट मत होइए, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए, मैं आपसे बहुत कुछ अभी भी सीखना चाहता हूँ। हाउसन कहता है, आखिर तुम जो वो किस बारे में कह रहे हो? सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट है, आपने वुकोंग के पोटेंशियल को 5% से इंक्रीज करा दिया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको किंग मास्क दिया जा रहा। हाउसन अपने मन में कहता है, इस बार मैंने क्या कर दिया? वेल गाइस, हमारा हाउसन यहाँ पर काफी ज्यादा लकी है। हम देखते हैं हाउसन और बाकी सभी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। हाउसन कहता है, वैसे आखिर इस चीज का इस्तेमाल क्या है? इस डॉग सिस्टम ने कोई हिंट भी मुझे नहीं दिया। यंग वेलकरी कहती है, इसकी बात करूं, क्या मास्टर को नूब का नाटक करना पसंद नहीं है? तो आखिर तुम इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर मास्टर को गुस्सा आ गया? वुकोंग कहता है, तुम्हें जो वो समझ में नहीं आया, जितना मैंने ऑब्जर्व किया मास्टर को, उसके हिसाब से मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं जब नूब की एक्टिंग करते हुए उन्हें कोई बचाए। कि तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ और के एंटिटी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यंग वेलकरी उसकी तरफ देखने लगती है। वुकोंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में इंटरप्ट करने की? लेकिन हम देखते हैं वो और के एंटिटी वुकोंग के आर पर चले जाते हैं। इसके बाद हम और भी और के एंटिटी देखते हैं जो उनके आर पार इसी तरीके से चले जाते हैं। हाउसन कहता है, ये लोग तो
यंग वेलकरी कहती है, मास्टर बताइए मुझे, ये सभी मॉडल्स की सोल होनी चाहिए। सही कहा ना, आमतौर पे आप इन्हें स्पेशल आर्टिफैक्ट के बिना नहीं देख सकते। मैंने सुना कि ये लोग केवल तभी विजिबल होते हैं जब इनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो। हाउसन अपने मन में कहता है, आखिर इन लोगों को किसने हार्म किया है? क्या हो सकता है ये किंगो? इसके बाद वो सभी आगे की तरफ इसी तरीके से चलते रहते हैं और चलते हुए वो लोग एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। यंग वेलकरी कहती है, ये औरा बिना किसी गलती के किसी ने एक्चुअल में दो रैलम के दरवाजे को खोलने की हिम्मत करी है। हाउसन कहता है, जो कोई भी हो, ऐसा करने वाले को एक अच्छी मार पड़नी चाहिए। और इसके बाद वो तीनों एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। यंग वेलकरी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है, मास्टर आखिर आप चल क्यों नहीं रहे? वुकोंग समझ जाता और कहता है, मास्टर मुझे आगे जाना पसंद है तो मैं आगे चलता हूँ। हाउसन कहता है, बहुत बढ़िया, लग रहा है कि तुम्हारी इनलाइटमेंट बेकार में नहीं गई। और उसके बाद वुकोंग अंदर की तरफ चला जाता है। कुछ समय के बाद एक एक करके वो दोनों भी आ जाते हैं। हाउसन इधर उधर देखने लगता है कहीं खतरा तो नहीं है। और इसी तरीके से वो लोग आगे की तरफ चलते रहते हैं। चलते हुए उन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखने को मिल जाता है जो हिल भी नहीं रहा होता है। उसे देखकर हाउसन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, होली शिट, क्या ये कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है? और कांपते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। वो कॉन्ग उस मॉन्स्टर की तरफ भी देखता है और कहता है, मास्टर डरिए मत, ऐसा लग रहा है कि ये डीप स्लीप में है। हाउसन कहता है कि क्या तुम श्योर हो? इसके बाद वोकोंग और यंग वेलकरी जाकर उस मॉन्स्टर को टच करते हैं। जैसे वो टच करते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर से काफी ज्यादा मोटर्स की सोल उन्हें फील होती है। वोकोंग कहता है, मास्टर वो सभी स्पिरिट इसके अंदर है। यंग वेलकरी कहती है, इसे डर था कि यह अपर रैलम को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए इसने छिपकर अंडरवर्ल्ड क्रिएचर को ह्यूमन रैलम में भेजा, इंसानों को मारने और उनकी सोल को कलेक्ट करने के लिए। वोकोंग कहता है, लेकिन क्या अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद फ्रेंजी नहीं हो जाते? यंग वेलकरी कहती है, जरूर उन लोगों ने ह्यूमन वर्ल्ड में किसी स्पेशल बैरियर को सेट किया होगा जिससे कि वो लोग अंडरवर्ल्ड क्रिएचर को आसानी से बर्जर्क जाने से रोक सके। किंग लेवल के क्रिएचर इसे गुलाम के तौर पर सर्व कर रहे हैं। इस मॉन्स्टर की ताकत को कम आंका नहीं जा सकता। नहीं लग रहा कि ये बड़ा मॉन्स्टर भी किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा। वुकोंग कहता है, क्या किसी को जिंदा करने की? यंग वेलकरी कहती है, क्या तुमने उस कॉफिन को इसकी बेली के अंदर नहीं देखा, मतलब कि पेट के अंदर नहीं देखा? वो उनका ट्रू बॉस होना चाहिए। वुकोंग कहता है, लेकिन आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? यंग वेलकरी कहती है, मैं इनके मास्टर को पहचान गई क्योंकि वो कोई ऐसा है जिसके बारे में मेरे फादर जानते थे। ये पर्सन एक प्रोमिनेंट फिगर है जो सेलेस्टियल मार्शल आर्ट की रैंकिंग में 10th रैंक पर रह चुका है एक बार। ये सुनते ही हाउसन काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, क्या? वुकोंग कहता है, सेलेस्टियल मार्शल आर्ट की रैंकिंग के 10th पर? क्या मैंने सही सुना? तुमने कहा ये सेलेस्टियल मार्शल आर्ट की रैंकिंग के 10th रैंक पर रह चुका है? यंग वेलकरी कहती है, हाँ, मैं इस कॉफिन के ऊपर उस यूनिक टोटम को पहचान सकती हूँ। हाउसन डरते हुए कहता, फिर आखिर अभी भी हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं? चलो भागते हैं। कि तभी पीछे से कोई कहता है, भागने के बारे में सोचना, चलो फिर भागने की कोशिश कर लो। ये सुनते हाउसन काफी ज्यादा डर जाता और यंग वेलकरी के ऊपर चपकते हुए कहता, ओ माय गुडनेस, कौन? मैंने सोचा कि तुमने कॉन्शियसनेस खो दिया। वो कौन कहता है, मास्टर ये वो मॉन्स्टर नहीं है, ये आवाज इसके पीछे से आ रही है, पैनिक मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद वो आगे जाकर छिपकर देखने लगता है और कहता है, यहाँ पर तो एक्चुअल में लोग हैं। हम देखते एक डिमन ने दो लोगों को पकड़ रखा होता है। वो कौन कहता है, ऐसा लग रहा कि वो लोग सेम ग्रुप के नहीं है। हम देखते हैं उनमें से एक व्हाइट कपड़े में होता है तो एक ब्लैक कपड़े में होता है। सामने वाला डिमन कहता है, तो किंग के राइट हैंड मैन की पावर बस केवल इतनी है, ये कुछ खास नहीं है, भागने के बारे में सोचना बंद करो, तुम्हारी ताकत के साथ तुम भाग नहीं पाओगे। व्हाइट कपड़े वाला आदमी कहता है, ये सच में एक ट्रू मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा? 30 साल पहले ह्यूमन रैलम की पॉपुलेशन इसकी वजह से लगभग खत्म ही हो गई थी। केवल इसकी वजह से इसने उन सभी को केवल मजे के लिए मार दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसे जिंदा करने से तुम्हें कोई फायदा होगा? सपने देखना बंद करो, जैसे ये जिंदा होगा सबसे पहले इसके हाथों तुम मरोगे। अभी तक ये पूरी तरीके से जागा नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास पीछे हटने का मौका है। बड़ी मन कहता है, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा कि मैं इसे जिंदा कर रहा हूँ ताकि मुझे इसका ग्रेटिट्यूड मिल सके? ये सब केवल क्यों के लिए है माय डियर। वो आदमी कहता है, क्या? वो डिमन कहता है, दुनिया को एक बार फिर से 30 साल पहले जैसा बनाना, इसके लिए आखिर मेरी लाइफ क्या ही मैटर करती है? इसके लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और वो जोरों से हंसने लगता है। व्हाइट कपड़े वाला आदमी कहता है, ये आदमी सच में पागल है। शाओ हाई, मैं कुछ टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ और तुम जाके किंग को बताओ। उसके साथ वाला कहता है, हमारी करंट कंडीशन में आखिर हम लोग कैसे यहाँ से बच के निकल सकते हैं? व्हाइट कपड़े वाला कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ही ट्रिक्स हैं।
बस तुम भागने के ऊपर फोकस करो। और उसके बाद वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पर काफी तेज एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उन सभी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम देखते हैं वो उस डीमन को जमा देता है। लेकिन उस फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं वो व्हाइट कपड़े वाला जख्मी हो जाता है। काले कपड़े वाला कहता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करना बंद करो, तुम्हारी लाइफ फोर्स इससे कंज्यूम हो रही है। व्हाइट कपड़े वाला कहता है मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से जाओ जिससे कि मेरी मौत व्यर्थ में ना जाए। काले कपड़े वाला कहता है समझ गया। इसके बाद वो भी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से वहां से भागने लगता है और अपने मन में कहता है शाओ भाई प्लीज मरना मत, मैं मदद लेकर अभी जल्दी ही आऊंगा। लेकिन अब देखते हैं अचानक से वो डीमन उसके सामने आ जाता है। व्हाइट कपड़े वाला कहता है आखिर ये कब आ गया, ये नामुमकिन है। लेकिन वो डीमन काले कपड़े वाले आदमी के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है जिससे कि हम देखते हैं वो काले कपड़े वाला आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। वो डीमन सीटियां मारते हुए उसके सामने आ जाता है। ब्लैक कपड़े वाला आदमी कहता है इससे सच में सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी, मैं भीख मांगता हूँ, इसे रोक दो प्लीज। लेकिन वो डीमन कहता है बकवास बंद करो, ये तो अभी केवल शुरू हुआ है। इसके बाद वो काफी पावरफुल पंच उस आदमी को मारने वाला होता है लेकिन अचानक से हवा में ही रुक जाता है और कहता है क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा। वहीं पर व्हाइट कपड़े वाला आदमी अपने मन में कहता है ये हो रहा क्या हो सकता है कि तभी हम पीछे से देखते किंग वहां पर आ जाता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने टारगेट को ढूंढ लिया है। हाउसन कहता है ये यंग किंग है। देखते भोटीमन काले कपड़े वाले आदमी के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है लेकिन बेचारा हवा में ही रुक जाता है और कहता है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। यंग मास्टर कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये तो लॉर्ड लिन का किया हुआ है। लड़ना अलग बात है लेकिन किसी को मारना ये अलग बात है। ओडीमन अपने मन में कहता है लग रहा कि ये जो वो कायर है लेकिन इसके अंदर से आने वाला ये प्रेशर ये सच में टेरिफाइंग है और जिस लॉर्ड लिन की बात इसने करी है मुझे लग रहा कि मैं अकेले इसे हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद वो उस बड़े से मॉन्स्टर से खुद को असिस्ट करने के लिए कहता है। वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है और अपने पेट के कॉफिन को बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस डीमन के तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों हम देखते हैं कि एक साथ मर्ज हो जाते हैं। वो डीमन कहता है एज ए कपल हम दोनों अब एक बन गए हैं, इस दुनिया में हमें अब कोई भी हरा नहीं सकता। और आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा एक जगह से हिल भी नहीं पाता और अपने मन में कहता है आखिर मैं फिर से क्यों नहीं चल पा रहा। और कहता है ये कुछ ज्यादा ही जा रहा, आखिर तुम जाओ कौन हो, प्लीज मेरे साथ पंगा लेना जो वो बंद कर दो। और बेचारा वहां पर रोना भी शुरू कर देता है। यंग मास्टर कहता है मैं तो अंडरवर्ल्ड को बस एक छोटा सा सर्वेंट हूँ, ये तो लॉर्ड की का किया हुआ है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं लो खुद ही जब वो देख लो। और उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके डिवाइन बीस्ट को सामने ला देता। हम देखते हैं वो एक बहुत ही बड़ा डिवाइन बीस्ट होता है जिसने कि यहाँ पर उस डिमन को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। ये देखने के बाद वो डिमन घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये तो लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट किलिन है, मैंने इसके बारे में केवल कहानियों में सुना है और ये इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ तक कि सेकंड डिवाइनिटी के साथ मर्ज होने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं इन दोनों का सामना कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखना होगा। इसके बाद वो कहता है बिग ब्रदर मैं जानता हूँ मैं गलत था, प्लीज मुझे बख्श दो। यंग मास्टर कहता है मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे फादर का ऑर्डर है। वोडीमन कहता है तुम्हारे फादर यहाँ पर नहीं है, बस मुझे एक मौका दो। यंग मास्टर कहता है मेरे फादर ओमनी प्रेजेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर ना हो। हाउसन ये सब छिपकर देख रहा होता है और कहता है मार्शल आर्ट रैंकिंग के 10th रैंक की पावर सच में टेरिफाइंग है, सौभाग्य से ये यंग किंग हमारी तरफ है, ये सच में ताकतवर है। तभी यंग वेलक्री कहती है नहीं मास्टर, इस ग्रेट फिगर की पावर अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं हुई है, नहीं तो आपके अलावा मास्टर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई जिंदा बच पाता और आपके बारे में मैं जो बस श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर तो हाउसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अपने मन में कहता है डैम इट, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, केवल 10th रैंक है। वो कौन कहता है मास्टर ये लड़का सच में ताकतवर है, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। हाउसन कहता है ठीक है जाओ फिर, लेकिन संभाल के। वो कौन कहता है समझ गया और काफी स्पीड में यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। यंग मास्टर उसे नोटिस कर लेता है और अपने मन में कहता है खतरा। और उसके बाद वो एक और डिवाइन बीस्ट को समन करता है। हम देखते हैं ये एक इंक ड्रैगन होता है जिसने कि वुकोंग को पकड़ लिया होता है। वुकोंग कहता है वास्तव में ये सच में ताकतवर है, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। और उसके बाद वो अपनी ग्रेट डाउ की पावर का इस्तेमाल करते हुए इंक ड्रैगन को एक ही अटैक में मार देता है। ये देखकर तो यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये किस तरह की पावर है, ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वुकोंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है।
यंग मास्टर एक बार फिर से अपने एक और डिवाइन बीस्ट को समन करने लगता है और हम देखते हैं वो एक टर्टल डिवाइन बीस्ट को समन करता है जिसके बीच में वो खुद होता है। ये टर्टल एक डिवाइन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वुकोंग जैसे उसे टकराता है बेचारे का सिर सूज जाता है और कहता है मेरा सिर ये जो वो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। यंग वेलकरी कहती है इतने सारे डिवाइन रेयर बीस्ट हैं, सच में हेवन अनफेयर है। हॉर्सन कहता है ये कोई ऐसा कह रहा है जिसके खुद के पास काफी सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं। इसकी बात करें, एक काफी जल्दी चीजों को सीखता है तो दूसरे का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और तीसरे के पास कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर्स हैं। उनका मास्टर होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि तभी ऊपर से कोई लाइटनिंग सीधा हमारे हॉर्सन के ऊपर आकर गिरती है। वहीं पर वुकोंग उस शील्ड के ऊपर काफी पावरफुल पंचेस जो वो मारता रहता है लेकिन उस शील्ड के ऊपर एक छोटा सा भी क्रैच नहीं आता। वुकोंग गुस्से में कहता है बाहर आकर मुझसे फाइट करो फियरली। यंग मास्टर कहता है मुझे माफ कर देना ग्रेट डिमन किंग, मैं सरेंडर करता हूँ। मेरे जैसा कोई लोनली पर्सन कैसे आपके मैच का हो सकता है। वुकोंग पूरे गुस्से में कहता है सरेंडर, आखिर तुम किस तरह के आदमी हो, इतनी सारी स्किल के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। यंग मास्टर कहता है ये सभी तो मेरे फादर ने मुझे दिया है, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वुकोंग कहता है बकवास बंद करो, बीस्ट समन करना ये एक इनिटियल टैलेंट है, इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। यंग मास्टर कहता फिर भी ये केवल मेरे फादर की जीन की वजह से, मैंने ज्यादा कुछ इसमें नहीं किया। वुकोंग कहता तुम अपने फादर के बारे में कहते ही जा रहे हो, बच्चे आखिर तुम कितने साल के हो। यंग मास्टर कहता है ये रियलिटी है, मैं बिना अपने फादर के परमिशन के कुछ भी जब नहीं कर सकता। वुकोंग कहता बस करो, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और उसके बाद वो काफी सारे पंच उस शील्ड पर मारने लगता है। दूसरी तरफ यंग वेलकरी हंसते हुए कहती है इतने सारे डिवाइन बेस्ट समन करने वाला कोई खुद को वर्थलेस कहता है तो सच में ये तो जीनियस होने के बाहर की बात है। हॉर्सन कुछ सोचता है और कहता है हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके ओल्ड मैन ने इसे कुछ ज्यादा मैनिपुलेट कर रखा है। यंग वेलकर कहती है मैनिपुलेशन, आखिर ये क्या है। हॉर्सन कहता है मैनिपुलेशन, आखिर मैं तुम्हें इसे कैसे समझाऊं, तुम इसे मैनिपुलेशन स्पेल कह सकती हो, मुझे डबल चेक करने की जरूरत है। और उसके बाद वो कहता है वुकोंग रुक जाओ और मुझे वहां पर लेकर चलो। वुकोंग उसकी तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो हॉर्सन को उठाकर यंग मास्टर की तरफ ले आता है। हॉर्सन कहता है हे मैं क्यूरियस था, तुम्हारी ताकत सच में इंप्रेसिव है, तो आखिर तुम अपने आप को इतना मामूली क्यों कह रहे हो। यंग मास्टर कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरे फादर के कंपेयर में मैं तो बस एक कचरे का टुकड़ा हूँ। हॉर्सन कहता है क्या तुम्हारे फादर ने सच में ऐसा कहा, क्या वो कुछ ज्यादा जो वो नहीं कह रहे हैं। यंग मास्टर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरे खुद के अच्छे के लिए है। हॉर्सन कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अंडरवर्ल्ड से बाहर कभी गए हो या फिर नहीं। यंग मास्टर कहता है नहीं, मेरे फादर ने कहा मुझे बाहरी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। शुरुआत से मेरे पास ज्यादा टैलेंट जो वो नहीं है और अगर मैं इन रैंडम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया तो मेरे लिए कोई भी आशा नहीं रहेगी। हॉर्सन अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है इसका कुछ भी नहीं हो सकता। वुकोंग कहता है मास्टर आखिर आप ये सब इसको क्यों कह रहे हो, मुझे गोल्डन स्टिक दीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं इस सेल को तोड़ सकता हूँ। हॉर्सन कहता है शांत रहो। और उसके बाद वो कहता है यंग मैन मुझे माफ कर देना सिंसियरली, और जो हमारी वजह से ट्रबल हुआ उसके लिए भी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें कोई और समझ लिया था। यंग मास्टर कहता सीनियर आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। वेल ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो अब मैं यहाँ से जो वो चलता हूँ। हॉर्सन कहता है ठीक है, अपना जो वो ख्याल रखना। और उसके बाद यंग मास्टर वहां से पैलेस की तरफ जाने लगता है। हमारा हॉर्सन और उसके दोनों डिसाइपल एक आर्टिफैक्ट के अंदर छिप जाते हैं। हॉर्सन कहता है जुनैन क्या तुम श्योर हो कि ये कैंसलमेंट आर्टिफैक्ट है, इसे कोई भी डिस्कवर नहीं कर सकता। यंग वेलकरी कहती है मास्टर चिंता मत कीजिए, ये कैंसलमेंट आर्टिफैक्ट मेरे फादर ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था मार्शल आर्ट रैंकिंग की 10th रैंक पर रहने वालों के अलावा इसे कोई भी डिस्कवर नहीं कर सकता। हॉर्सन कहता है तुम्हारे डैड तो सच में काफी ज्यादा औसम थे। वुकोंग कहता है मास्टर आखिर आपने उसे ट्रिकी क्यों किया, क्या आपका प्लान उसे अपना डिसाइपल बनाने का नहीं था। हॉर्सन कहता है एज ए मास्टर मेरा खुद का जो अपना एक प्लान है, और अपने मन में कहता है वो ये पूरी तरीके से कार बन चुका है, यहाँ तक कि अगर मैं पीकर का इस्तेमाल करके उसे मारता भी हूँ तो भी इससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी उसके फादर के अंदर है। वुकोंग कहता है बाय द वे मास्टर क्या आपकी हेल्थ के साथ कुछ गलत है। हॉर्सन कहता है क्या, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वुकोंग कहता है आपकी ताकत के साथ मैं पहले आपके अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं आपके अंदर से की कल्टीवेशन के साथ भी 8वीं लेयर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ। यंग वेलकरी कहती है मैं भी सेंस कर सकती हूँ, मैंने सोचा था ये मेरा खुद का इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुन के हॉर्सन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि कल्टीवेशन के साथ भी 8वीं लेयर की एनर्जी, डेफिनेटली ये केवल मेरा इमेजिनेशन नहीं था,
मेरी बॉडी एक्चुअली हर पीक कार्ड के इस्तेमाल के साथ ताकतवर होती जा रही है। क्या हो सकता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में सच में कोई पावरफुल मास्टर हूँ और मेरी मेमोरी इस बार जब इरेज हो गई हो और मैं एक इडियट में बदल गया। वो कौन कहता है मास्टर, वो लोग काफी दूर जा चुके हैं। हर्षन भागते हुए कहता है जल्दी करो और उसका पीछा करो। सीन चेंज होता है, हम सबको अंडरवर्ल्ड मार्शल अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं दो डिमन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक मोटा डिमन अपने मुंह से एक एनर्जी को चार्ज करते हुए दूसरे डिमन के ऊपर एक बीम अटैक करता है, लेकिन वो डिमन उस मोटे वाले डिमन के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। वो मोटा कहता है लो फिर इसे भी टेस्ट करके देखो, और वो जंप करते हुए उस पहले वाले डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। वो डिमन उसे डॉज कर लेता है और कहता है मोटे अब ये मेरी बारी है, लेकिन मोटा पीछे की तरफ मुड़कर तुरंत ही देखता है और वो दोनों अपने पंच को आपस में टकराते हैं। इसी तरीके से दोनों बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रहे होते हैं। नीचे काफी सारे डिमन उन दोनों के हौसले को बढ़ा रहे होते हैं। उनमें से कहता है आखिर हम लोग कब उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। हम देखते हैं वहां पर किंग भी आ जाता है, मतलब कि हमारे यंग मास्टर का फादर, और वो कहता है बस बहुत हुआ, एक बार में इस सबको साफ करो। तुम लॉली क्रिएचर जो स्टेज के ऊपर भी खड़ा नहीं हो सकता, अगर तुम लोग इस तरीके से फाइट करते हो तब भी तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। वो दोनों डिमन उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं जैसे कि उम्मीद थी ये बूढ़ा फिर से सोप करने के लिए आ गया। हम देखते हैं वो दोनों डिमन नीचे की तरफ आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है योर मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे अंदर स्किल्स की कमी है। किंग कहता है मुझे योर मैजेस्टी मत कहो, तुम में से कोई भी मेरा सबॉर्डिनेट बनने के लायक नहीं है। तुम और तुम, चलो तुम सभी साथ में मेरे ऊपर अटैक करो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज की गहराई कितनी है। वो सारे डिमन चुपचाप वहीं पर जब वो खड़े रहते हैं, किंग कहता है आखिर तुम सभी वहां पर चुपचाप खड़े क्यों, चलो अटैक करो। वो सारे डिमन उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं नहीं हम हिम्मत जो वो नहीं कर सकते, योर मैजेस्टी हम हिम्मत नहीं कर सकते। किंग अपने मन में कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग जब हिम्मत नहीं कर सकते, और उसके बाद वो अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है तुम सबके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। भले अगर तुम लोग मुझे हरा नहीं पाते फिर भी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ मुझसे फाइट करने की हिम्मत के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा कि तुम लोग खुद को ही कम आंक रहे हो। वहीं पर एक डिमन अपने मन में कहता है बुलशीट, मुझे तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा नहीं है। पिछली बार वेस्टर्न डिमन किंग ने तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा कर लिया था और तुमने उसे इतना मारा था बेचारा आधे साल तक उठ भी नहीं पाया था। तुम केवल अपने आप को सर्टिफाई करना चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे कदमों के नीचे है। तुम सच में एक कचरे हो। हेवनली पर जाने से डरना, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है। तुम सच में एक रियल कायर हो। कि तभी हम देखते हैं यंग मास्टर वहां पर आ जाता है और कहता है फादर मैं वापस आ गया। किंग कहता है क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया। यंग मास्टर कहता है हाँ, डिमन किंग उस जो ट्रेवल क्रिएट कर रहा था हमने उसे पकड़ के डंजन में भेज दिया। किंग कहता है क्या डंजन में भेज दिया, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम उसके सिर को काट देना। यंग मास्टर कहता नहीं आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने कहा था कि मैं उसे डंजन में भेज दूं, क्या आपने इसीलिए मुझे डंजन का पास नहीं दिया था। ये सुन के किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे गलत याद है। यंग मास्टर कहता नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब। किंग उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है तो फिर क्या तुम कहना चाहते हो मैं किंग गलत हो सकता हूँ। यंग मास्टर सीधा उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है जिससे कि जमीन भी टूट जाती है। क्योंकि यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसकी बॉडी पर ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन ये देखने के बाद काफी सारे डिमन काफी ज्यादा बेचारे हैरान हो जाते हैं और घबराने भी लगते हैं। किंग उसके पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उठा देता है और कहता है फ्यूचर में जो कोई भी मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा उसकी किस्मत भी ऐसी होएगी। क्या तुम सबने सुना। वो सारे डिमन उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हाँ योर मैजेस्टी हम जवाब हिम्मत नहीं करेंगे। और एक डिमन अपने मन में कहता है इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके तुम सबको चेतावनी दे रहे हो कि भले ही तुम गलत हो फिर भी तुम जब वो सही हो। एक शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, जबकि तुम खुद के बच्चे को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सच में एक बीस्ट हो। इतने सारे लोगों को यहाँ पर होते हुए क्या उस बच्चे के पास कोई भी खुद की डिग्निटी नहीं है, मतलब की इज्जत नहीं है। किंग कहता है मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ क्या उस पर्सन को डंजन में भेजना था या फिर उसकी गर्दन काटनी थी। यंग मास्टर कहता फादर आपने उसे सच में डंजन में भेजने के लिए कहा था। किंग काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। पीछे से एक डिमन कहता है यंग मास्टर अपनी ताकत मत दिखाइए नहीं तो वो पर्सन आपको जान से मार देगा। किंग कहता है क्या तुमने कुछ कहा, मैंने सुना नहीं, क्या तुम जोर से बोल सकते हो। और उसके ऊपर पंच मारने वाला था कि तभी हम देखते पीछे काफी गोल्डन लाइट जो वो गिरती है जैसे कि कोई पावरफुल एंटिटी वहां पर आ चुका है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हाउसन और उसके दोनों डिसाइपल्स होते हैं। हाउसन कहता है हे ओल्ड मैन, ओरिजिनली मेरा इरादा इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन अब लग रहा कि तुम्हें सच में कोई भी शर्म नहीं है। और किंग की तरफ बढ़ने लगता है। किंग कहता है बच्चे
आखिर तुम जब वो कहाँ से आए हो? क्या तुम जानते नहीं ये अंडरवर्ल्ड मेरी खुद की टेरिटरी है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसके सामने आ जाते हैं। वो कौन कहता है, मास्टर मैं इसे हैंडल करता हूँ। हर्षन कहता है, नहीं जरूरत नहीं है, इस बार मैं इसे पर्सनली हैंडल करूंगा। और अपने मन में कहता है, पिक कार्ड को मैंने एडवांस में ही प्रिपेयर कर लिया था। वो कौन कहता है, वाह मास्टर क्या आप इस बार पर्सनली एक्शन लेने वाले हैं? ये तो सीखने की एक और अपॉर्चुनिटी है। हर्षन अपने मन में कहता है, कूलडाउन टाइम केवल अब 1 मिनट का रह गया है, इसका मतलब कि अगली बार कूलडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो अपने किंग पिक कार्ड को एक्टिवेट जो वो कर देता है। हम देखते हैं हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग वहां पर आ जाता है, मतलब कि हमारा हाउसन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अपने मन में कहता है, सच में इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। ऑलराइट, इस बार मैं तुम्हारे साथ एक दूसरे तरीके से निपटने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है। किंग अपने मन में कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ये बात करने के लायक नहीं है, लेकिन आखिर ये और क्या है? हाउसन कहता है, इस बार चलो हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं बैठकर तुमसे फाइट करूंगा और अगर तुमने मुझे एक कदम भी पीछे हटा दिया तो मैं हार जाऊंगा। ये कैसा रहेगा? किंग कहता है, तुम छोटे बच्चे, चलो देखो कि तुम मेरे 3 मूव को संभाल भी पाते हो या फिर नहीं। हाउसन कहता है, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। और उसके बाद वो अपने थंडर बीस्ट को समन कर लेता है। हम देखते हैं बहुत ही बड़ा डिमन वहां पर जो वो आ जाता है। वो डिमन आते ही किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग भी एक ही झटके में उसे बीच में से काट के मार देता है। और कहता है, क्या बस यही तुम्हारे एरोगेंस का सोर्स था बच्चे? हाउसन कहता है, ये तो केवल अभी शुरुआत ही हुआ है। हम देखते हैं वो थंडर बीस्ट एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। किंग उसे देख लेता है। वो बीस्ट काफी स्पीड में बढ़ते हुए किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग नीचे की तरफ झुककर उसके ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है और उसके बाद एक और लात उसके ऊपर मारता है। इसी तरीके से वो उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता रहता है एंड लास्टली उसे बीच में से चीर के जान से मार देता है, मतलब कि 2 टुकड़ों में चीर देता है। और कहता है, क्या इतनी सी तुम्हारी पावर है? फिर तो तुम्हारे जिंदा रहने का यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं है। हाउसन कहता है, ओह ऐसा क्या? किंग कहता है, आज मैं तुम्हें रूल्स और बड़ों का रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी जान की कीमत पर। हाउसन कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी भी तुम उस लेवल पर नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं थंडर बेस्ट को जो पूरी तरीके से रीजनरेट होने लगता है, मतलब कि आधे हिस्से से वो पूरा कंप्लीट बन जाता है। किंग अपने मन में कहता है, सुपर स्पीड रीजनरेशन, क्या ये जो वो पॉसिबल भी है? इस तरह की सुपर पावर केवल टॉप टायर के बीइंग ही पोजेस करते हैं, इससे भी ज्यादा ये जाहिर तौर पर केवल समन बेस्ड है ना? और हम देखते हैं वो आधे वाला दूसरा हिस्सा भी पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर 2 थंडर बीस्ट आ जाते हैं। किंग अपने मन में कहता है, ना केवल रिबॉर्न होना बल्कि ये बटकर 2 हिस्सों में पूरा कंप्लीट भी हो सकता है। मैंने इस तरह की सुपर पावर के बारे में कभी भी नहीं सुना। हाउसन कहता है, हे मुझे कहना होगा इस तरह का एक्सप्रेशन, सच में ये फन जो वो नहीं हो रहा। किंग कहता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर मैं भी अब होल्ड बैक जो वो नहीं करूंगा। और उसके बाद वो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हम देखते हैं उसका अपीयरेंस भी बदल जाता है और उसकी ऑरा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कोंग अपने मन में कहता है, इस पर्सन की तो पावर पूरी तरीके से अलग ही लेवल पर जा चुकी है। हम देखते हैं किंग की एक तीसरी आंख भी खुल जाती है और किंग पूरे रेड कलर का हो जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए थंडर स्पीड के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। थंडर स्पीड भी काफी स्पीड में बढ़ता है और उसकी एनर्जी के ऊपर अपना पावरफुल पंच मारता है और उसकी एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से किंग उसके आ जाता है और काफी पावरफुल पंच उठा के उसके ऊपर मारना लगता है। और इसी तरीके से वो उसके ऊपर काफी सारे पंच जब वो मारता है, यहाँ पर थंडर स्पीड बिल्कुल भी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था कि तभी दूसरा थंडर स्पीड किंग के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर काफी पावरफुल अपना एक पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि किंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, थंडर स्पीड उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है। ये सब देखने के बाद एक डिमन कहता है, क्या किंग सच में इतने ज्यादा पावरफुल है? इतनी सारी पावर उन्होंने छुपा कर रखी थी। हम देखते हैं किंग पूरे गुस्से में उस थंडर स्पीड की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार के साइड में फेंक देता है। वो कोंग अपने मन में कहता है, ये दोनों अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। यंग वैल्किरी अपने मन में कहती है, मेरी करंट स्ट्रेंथ और मंकी के साथ टीम अप करने के बाद भी हम लोग इसके मैच के नहीं हैं। हम देखते हैं थंडर स्पीड रीजनरेट होने की कोशिश करता है। किंग हंसते हुए कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, रिकवरी स्पीड अब स्लो हो गई है। यहाँ पर ट्रू इमोर्टलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। दूसरी तरफ सिचुएशन जो वो सेम लग रही है। हम देखते हैं दोनों थंडर स्पीड धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। किंग काफी स्पीड में थंडर स्पीड की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद वो काफी पावरफुल थंडर स्पीड के ऊपर मारने वाला होता है कि तभी हाउसन कहता है, एक सेकंड रुकना। किंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, क्या अब तुम जो वो पीछे हटना चाहते हो बच्चे? ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है। हाउसन कहता है, नहीं ओल्ड मैन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा था, क्या तुम जब वो रेडी हो?
क्योंकि अब मैं सर्व करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वूकोंग और यंग वेलकरी हल्के से स्माइल करते हैं। हाउसन कहता है, चलो मुझे तुमसे पूछने दो, आखिर मेरे समन्वेश की ताकत तुम्हें जब वो कैसी लगी? किंग कहता है, कुछ भी स्पेशल नहीं, मेरी केवल 50% की ताकत के साथ ही मैं उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर सकता हूँ। हाउसन कहता है, केवल 50%? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। और उसके बाद वो एक लाइटनिंग को समन करता है। किंग देखकर पीछे की तरफ हट जाता और कहता है, मिस्टीरियस होने का नाटक करना और स्नेक अटैक मेरे पे करने की कोशिश करे हो, मैं तुम्हें सक्सेस होने नहीं दूंगा। कि तभी वो अचानक से रुक जाता है और कहता है, क्या? और हम देखते हैं हमारे हाउसन के आसपास काफी तरह के समन पोर्टल जो क्रिएट हो जाते हैं। हाउसन कहता है, ज्यादा टेंशन मत हो। किंग गुस्से में कहता है, आखिर ये बच्चा सच में करना क्या चाह रहा है? हम हाउसन को देखते हैं। हाउसन कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नर्वस मत हो, ये तो बस मामूली सी चीजें हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी मसाला ऐड कर रखा है। इसके बाद वो अपने एक समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एक भालू अपीयर होता है और उसकी ताकत काफी ज्यादा होती है, यहाँ तक कि इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसे देखने के बाद किंग के पसीने छूटने लगते हैं। हाउसन कहता है, इसके बारे में क्या? इसे हराने में आखिर तुम्हें कितने एफर्ट की जरूरत पड़ेगी? उस बियर मॉन्स्टर को देखने के बाद तो किंग के पसीने छूटने लगते हैं और उसके दिमाग में केवल भागने का ख्याल आता है। उसके सालों की बैटल एक्सपीरियंस उसे बार बार कह रही होती है कि अगर उसने इस बियर के साथ फाइट किया तो वो केवल 3 राउंड के अंदर मारा जाएगा। लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके होते हैं। वो उसके पैर इतने ज्यादा कांप रहे थे कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है और अपने मन में कहता है, डैम इट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? हाउसन कहता है, पैनिक जब मत हो, पहले आराम से जब बैठ जाओ। इसके अलावा और? किंग कहता, इसके अलावा क्या? हाउसन कहता है, ऑफ कोर्स एक और बीस्ट। और उसके बाद वो एक और समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं काफी गोल्डन एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जो आसमान को भी चीरते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जिसे देखकर सभी डिमन से हैरान हो जाते हैं और बेचारों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लेकिन अगले पर वो काफी ज्यादा देखकर डरने भी लगते हैं। हम देखते हैं वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसे कि हमारे हाउसन ने समन किया और वो तो भालू से भी कई गुना साइज में बड़ा होता है। ये देखने के बाद तो वूकोंग भी शॉक हो जाता है और कहता, वाव, यहाँ तक कि मैंने खुद को मेंटली तैयार कर रखा था, लेकिन इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। यहाँ तक कि यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा शौक होती है और बेचारी कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। एक डिमर कहता, ये तो 5 किलो गोल्डन ड्रैगन है, क्या ये एंशिएंट मिथिकल बीस्ट नहीं है जो हजारों साल पहले ही लापता हो चुके थे? हमारे किंग तो इस वक्त ट्रैवल में है। हम देखते हैं बेचारा किंग बच्चे की तरह शक्ल बना लेता और उसके तो नाक और आंख दोनों से पानी निकलने लगते हैं। हाउसन कहता है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, यहाँ पर और भी है, लेकिन उसे समन करने के लिए मुझे एक आइटम की जरूरत है। रुको, आखिर मैंने उसे कहाँ पर रख दिया? एक सेकंड रुको, ये काफी जल्दी रेडी हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो किंग के ऊपर से नीचे तक पसीने आने शुरू हो जाते और बेचारा चुपचाप एक जगह खड़ा होता है। हाउसन कहता है, हाँ ढूंढ लिया। और उसके बाद वो उस आइटम का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उन सभी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो लास्ट समनिंग सर्कल को एक्टिवेट कर देता है। ये वाला समनिंग सर्कल काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी एनर्जी हम देखते हैं आसमान में भी पूरी तरह फैलने लगती है। रेड कलर की एनर्जी चारों तरफ बढ़ने लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तो हमारा हाउसन खुद भी काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है, वाह, तो इस बच्चे की पिनिकल पावर ये है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वूकोंग कहता है, आखिर ये किस तरह का क्रिएचर है? डिमंस भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। हम आसमान में एक बहुत ही बड़े जाइंट आई को देखते हैं, जिसके कंपेयर में गोल्डन ड्रैगन भी काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो क्रिएचर साइज में कितना ज्यादा बड़ा होगा। और वो तीनों के तीनों क्रिएचर यहाँ पर किंग की तरफ देखते हैं। किंग के तो बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं और उसकी एनर्जी भी खत्म होने लगती है। बेचारा वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पैर अभी भी हिलते नहीं है। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कौन सा सेलेस्टियल बीइंग धरती पर आया और उनका सामना मेरे जैसे एक बेवकूफ से हो गया। अच्छा रहेगा कि अगर आप इन सभी डिवाइन पावर को साइड में कर लें। हाउसन कहता, क्या हुआ, क्या और फाइट करना नहीं चाहते? किंग कहता, मैं हिम्मत जब कैसे कर सकता हूँ, मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे लॉर्ड ने अपना एक हाथ उठाया, मैं पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाऊंगा। हाउसन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अब मुझे तुमसे पूछने दो, मेरी ताकत तुम्हारे कंपेयर में कैसी है? तुम मुझे कितना मौका देना चाहोगे? किंग घबराते हुए कहता, मैं तो बस एक छोटा सा पर्सन हूँ, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। ग्रेट डूड, प्लीज इस बार मुझे माफ कर देना। मैं तो आपकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, नहीं एक नाखून के भी बराबर नहीं हूँ। अगर लॉर्ड आप चाहते हैं तो मैं आपके अंडरवर्ल्ड में एक डॉग बनने के लिए भी तैयार हूँ, जो आपकी कमांड के लिए तैयार रहेगा। हाउसन कहता है, चापलूसी करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है जिससे कि मैं दूसरों की फ्यूचर बॉडीज को समन कर सकता हूँ
और इस वक्त जिस बॉडी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसी और नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की बॉडी है। आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसा लग रहा? ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा शौक हो जाता और हंसते हुए कहता, ग्रेट ड्यूड, आप जरूर जो वो मजाक कर रहे होंगे। वो बच्चा एक गार्बेज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की पावर वो बच्चा पोजेस करे। हॉसन कहता है, क्या किसी और से ज्यादा दिल से तुम ये बात खुद नहीं जानते ये मजाक है या फिर नहीं? और इसके बाद किंग उसके अपीयरेंस और उसकी ऑरा को सेंस करता है और उसे समझ जाता है कि यहाँ पर हॉसन जो वो झूठ नहीं बोल रहा। हॉसन कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम एज पर आने के बाद तुम उसके जूते भी पॉलिश करने के क्वालिफिकेशन नहीं रखते। किंग कहता है, सर क्या आप अंडरवर्ल्ड केवल मुझे अपमानित करने के लिए आए हैं? क्या मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? हॉसन कहता है, तुम्हें अपमानित करना, तुम इसके लायक भी नहीं हो। अंडरवर्ल्ड आने का केवल मेरा एक ही कारण है, तुम्हारे लड़के को यहाँ से ले जाना। तुम्हारी जगह वो एक ट्रू जीनियस है। तुम्हारे जैसे यूजलेस पर्सन को फॉलो करने से केवल उसकी लाइफ बेकार होएगी। और रहेगी बात तुम्हारी, अगर तुम्हें लड़ने से इतना ज़्यादा डर लगता है कायर, यहाँ से फिर तुम जाओ, चले जाओ। मैं तुमसे अलग हूँ। कमजोरों को बुली करने में मुझे मजा नहीं आता। तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने वालों पर मुझे तरस आता है। ये सुनकर किंग को काफी ज्यादा बुरा लगता, लेकिन बेचारा वो कुछ भी कर नहीं पाता। इसके बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। पीछे से एक मोटा डिमन कहता है, तुम यही डिजर्व करते थे, हमेशा दूसरों को बुली करना। और बाकी भी डिमन भी उसे अपमानित करने लगते हैं, लेकिन किंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वो यंग मास्टर की तरफ बढ़ता रहता है। यंग मास्टर कहता है, फादर क्या आप ठीक हैं? किंग पूरे गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर पावरफुल पंच मारता है, लेकिन यंग मास्टर उसे डॉज कर लेता है। किंग कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुमने ऑलरेडी मेरी लाइफ को ह्यूमिलेट नहीं कर दिया, तुम डैम बास्टर्ड? यंग मास्टर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है और हॉसन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है। किंग कहता है, आज के बाद कभी भी मुझे दोबारा अपना फादर मत कहना, और चुपचाप वहां से चला जाता है। यंग मास्टर बेचारा कुछ भी नहीं कहता। तभी हॉसन उसके पीछे आ जाता है और कहता है, आखिर वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट क्यों करता है? मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यंग मास्टर कहता है, फादर पहले ऐसे जो वो नहीं थे, हालांकि उस वक्त भी वो हर चीज को डोमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन उनका एक अच्छा साइड भी था। हॉसन कहता है, ऐसा क्या? मैं बिल्कुल भी उसे नहीं देख सकता। यंग मास्टर कहता है, वो पर्सन हमेशा मेरे साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करते थे, मेरे साथ चेस खेलते थे, यहाँ तक कि बाहर भी मुझे पिकनिक पर ले जाया करते थे। हाँ पहले देखूं तो ये सब झूठ लगता है। हॉसन कहता है, लेकिन आखिर फिर ये सब इस तरीके से कैसे हो गया? यंग मास्टर कहता है, मेरे पेरेंट्स मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे बाहर लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक ट्रू डिवाइन लेवल का मॉन्स्टर आ गया। वो कौन? कहता है, यहाँ पर एक्चुअल डिवाइन लेवल का क्रिएचर है। ये सुनकर यंग वेलकरी भी काफी ज्यादा शौक होती है। यंग मास्टर आगे कहता है, हालांकि वो केवल बस एक लो लेवल का डिवाइन क्रिएचर था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मेरे फादर ने अपने प्रीशियस ट्रेजर को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी मॉम को रेस्क्यू करने के लिए, जबकि मैं उससे बच निकला क्योंकि उस वक्त मैं कैंप के अंदर सो रहा था। और जब मैं उठा मैंने देखा कि मेरी मॉम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। फादर को धीरे धीरे समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता गया और वो और भी ज्यादा वॉयलेट, ग्लूमी और ब्लडथ्रस्टी होते गए। उन्होंने पहली बार अपने गुस्से को मेरे ऊपर निकाला। फादर को दिल से विश्वास था कि मेरी मॉम मेरी वजह से मरी है, वो मैं हूँ जिसने उनके प्यारे प्यार को छीन लिया। हॉसन कहता है, तो ग्रेड की वजह से तुमने ये सब अब तक सहन किया? यंग मास्टर कहता है, वेल एग्जैक्टली नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं फादर को भी खो दूंगा। ये दुनिया हमेशा के लिए मुझे अकेला कर देगी, लेकिन शायद अब इससे और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फादर की पर्सनैलिटी और करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग पहले जैसा रिलेशनशिप दोबारा कभी भी नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर मेरे लिए रुकने की कोई भी जगह नहीं है। अब समय आ गया कि मैं यहाँ से जाऊँ, देखने कि दुनिया कितनी बड़ी है। सिस्टम कहता है, डिंग डिंग, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यंग किंग के पोटेंशियल को 33% से इंक्रीज कर दिया और आपने सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट किया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक पीक कार्ड दिया जा रहा। हॉसन पीक कार्ड को देखते हुए कहता है, फॉक्स संट डाजी। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।